Assalamu alaikum warahmatullahi everyone. This is Mohammed Fazan from Discussion Forum. Welcome to the seventh episode of Emotional Intelligence. And we have Dr. Farhana with us. Ji Farhana, we can start the session. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Everybody, वेलकम टू द सेवेंथ एपिसोड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस का जो हम कोर्स कर रहे हैं. वी वर डूइंग सेल्फ रेगुलेशन. जो लोग शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा कि अभी हमने काफ़ी चीज़ें कर ली हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस का जो क्रक्स था या बेसिक चीज़ें थी वो कर ली हैं, और उसके बाद वी हैव मूव फॉरवर्ड विद सेल्फ अवेयरनेस. फिर अब हम सेल्फ रेगुलेशन करें. लास्ट टाइम हमने सेल्फ रेगुलेशन को थोड़ा एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब हम मज़ीद थोड़ा-सा डिटेल में जाएँगे और थोड़ा-सा इन डेप्थ देखेंगे कि क्या चीज़ है सेल्फ रेगुलेशन एंड हाउ कैन वी गो अबाउट इट. बट वी बिफोर वी मूव फॉरवर्ड थोड़ा-सा हम एक काइंड ऑफ रिकैप करेंगे, और हम थोड़ा-सा फीडबैक जो है, जो लास्ट टाइम आप लोगों का आया है, उसको डिस्कस कर लेंगे, सो दैट वो चीज़ शुरू में कवर हो जाए. उसके बाद देख लेंगे अगर कोई सवाल हैं जो बहुत बर्निंग क्वेश्चंस हैं, अगर प्रीवियस सेशन के हवाले से, तो वो कर लेते हैं, बट अदर देन दैट बाकी सारे सवाल और जो भी क्वेरीज़ वगैरह होंगी वो एट द एंड हम उनको एड्रेस इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है? सो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह, पीपल अंडरस्टैंड जो हम बात कर रहे होते हैं, और उनको फ़ायदा भी हुआ है काफ़ी लोगों को, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्पेसिफ़िकली कुछ चीज़ें जो जिनको मैं एड्रेस करना चाहूँगी, दैट आई विल डू. और उसमें कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल भी हैं, तो वो उनको हम ले लेते हैं शुरू में, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. अच्छा, काफ़ी लोगों ने ये पूछा है कि प्रैक्टिकल टास्क्स या टू डू टास्क. तो देखें, सबसे पहले आप चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली आप जाते हैं ना, वन स्टेप एट अ टाइम. तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके उसके बाद देन जब आपको खुद इन योर हेड, अपने दिमाग में, अपने अपने ज़हन में आपको पता होगा कि ये चीज़ ऐसे है, तो उसके बाद आप प्रैक्टिकल स्टेप्स पे जाएँगे, ठीक है? और प्रैक्टिकल स्टेप्स ऐसे नहीं है जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि आपने ये और ये और ये करना है. ये जो है लर्निंग स्किल है, ठीक है? लाइफ़ स्किल है, और उसमें ये होता है कि आपको खुद चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी पर्सनल लाइफ़ में क्या चल रहा है, आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, या आपको डे टू डे सिचुएशंस में कहाँ-कहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन जो है उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है. तो डेफ़िनेटली हम बेसिक कुछ चीज़ें लर्न करेंगे, और उनको आपने आगे अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करना है, अपने हिसाब से उसको अडैप्ट करना है, या जिसे कहते हैं मोल्ड करना है, ठीक है? और उसके बाद फिर हम उसको उसको मतलब जो भी आपके लिए सबसे बेहतर तरीके से काम करता है, तो आप अपने जज खुद हैं। लेकिन डेफ़िनेटली जनरल चीज़ें हम कर लेंगे, ठीक है? तो प्रैक्टिकल टास्क के लिए फ़िक्र नहीं करें, उसके बारे में हम बात करेंगे. अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मसलों का हल समझ नहीं आता, ऑल्दो कि समझ आती है कि सेल्फ रेगुलेट करना है. देखिए, मसले इस दुनिया में कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिसका हल मौजूद ना हो, ठीक है? जनरली हम ये कहते हैं कि हमारे दिमाग के एक हिस्से में मसला मौजूद होता है, एक हिस्से में उसका हल मौजूद होता है. एटलीस्ट अगर हम उसे कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, ये और बात है, लेकिन हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा होता है, अनलेस एंड अंटिल कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि वो चीज़ क्या है, और उस सूरत में डेफ़िनेटली आप किसी के पास लेके जा सकते हैं, किसी से, फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी आपके लोग हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, और वो आपको मज़ीद मशवरा दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई मेरी दिमागी हालत नहीं समझता, या कोई मुझे मेरी जो इमोशंस हैं उनको उस तरह से समझ नहीं पा रहा जिस तरह मुझे ज़रूरत है, तो आप प्रोफ़ेशनल हेल्प ले सकते हैं, थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन मसलों का हल के लिए आपको खुद मेहनत और एफ़र्ट करनी पड़ेगी. हमारा थोड़ा-सा ना कौमी मिज़ाज है कि हमें पका-पकाया हलवा चाहिए होता है, तो वो थोड़ा-सा ना इस चीज़ से हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब के दौर में ये दुनिया ऐसी नहीं है कि आपको इसमें क्विक फिक्स ऑल्दो मिल जाते हैं, आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको एआई ढूँढ के बता देगा ये और ये चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन एआई और इंसानी दिमाग में बहरहाल फ़र्क होता है, ठीक है? वो चीज़ नहीं होगी जो आपको अपने सोच-विचार से मिलेगी। प्लस तो इसलिए क्विक फिक्सेस की तलाश में, या फिर एआई की, या किसी और चीज़ के, कि कोई और मुझे मेरा मसले का हल कर दे, उससे ना सिर्फ होगा ये कि आपके अपने एक तो ये कि वो चीज़ हो सकता है ना हो जो आप खुद कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है? अल्लाह ताला ने अगर एक मसला दिया तो उसको आपको ख़त्म करने की सलाहियत भी दी है। लेकिन दूसरा ये भी चीज़ है कि आप जितना अपने स्किल्स को कम इस्तेमाल करेंगे, तो वो कहते हैं ना, यूज़ इट और लूज़ इट, तो आप उनको लूज़ करते जाएँगे। तो अगर आप
कोई भी स्किल हो, चाहे वो सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ अवेयरनेस है, चाहे वो डेली मतलब लाइक फिजिकली कोई स्किल है, जैसे फॉर एग्जांपल साइकिल चलाने का स्किल है, अगर आप उसे डेली यूज नहीं करेंगे या जिस हद तक आपको चाहिए, या गाड़ी चलाना है, आप नहीं करेंगे तो आप उसको लूज कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमारे जितने भी जो स्किल्स होते हैं, चाहे वो फिजिकली हों या चाहे हमारे जहनी स्किल्स हों, उन सबको प्रैक्टिस बार 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 करनी जरूरी है। तो इसलिए अब करें, और फेलियर से ना घबराएं कि फेलियर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गलत निकल आएगा तो हो जाए, सो व्हाट। अगली अगली चीज जो है ना, अगली दफा जब आप उसे करेंगे तो हो सकता है तब आप फेल ना हो, तब आपके मसले बेहतर तरीके से हल हो जाएं। 100 दफा आप करेंगे तो मेरा ख्याल है 101वीं दफा आप किसी मसले नतीजे पे पहुंच जाएंगे। तो जब आप बहुत देखते हैं ना, बल्कि मैं आज ही सुबह पढ़ रही थी एक चीज के, एक एक कहा जाता है एफर्ट पैराडॉक्स, कि जो चीज़ भी दुनिया में बहुत एफर्टलेस नज़र आती है ना, कि ये तो बंदा ऐसे ही कर लेता है जस्ट लाइक दैट, तो उसके पीछे बहुत सारी एफर्ट होती है। वो आपको दिखती नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मनी बॉक्स है, उसमें रोज़ाना एक-एक सिक्का डालते जाते हैं और अल्टीमेटली वो पूरा भर जाता है, और जब उसको आप खोलते हैं या तोड़ते हैं या जो भी करते हैं, तो आपको उसमें से बहुत सारे पैसे निकल जाते हैं। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की, आपने की, लेकिन थोड़ी-थोड़ी मेहनत डेली बेसिस पे की। तो जब आपने वो कलेक्टिव हो गई मेहनत, तो वो बहुत सारी अम, मतलब बहुत बड़ा आपका एक एक चीज़ निकल गई, एक सरमाया निकल आया, ठीक है? सो इसलिए खुद मेहनत करें और आहिस्ता-आहिस्ता सीखें ये चीज़ें। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि वो स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स होते हैं। वेस्ट में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है कि ये जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, ये वाले स्किल्स हैं कि आपने कैसे करना है चीज़ों को, इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, वो आस्ते-आस्ते सिखाए जा रहे हैं। ऑल्दो कि ऑब्वियसली उनके अपने मसाइल हैं, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्च्युनेटली नहीं सिखाया जाता। हमारे यहाँ वही चीज़ें, कपड़े धो लो, बर्तन धो लो लड़कियों को, लड़कों को जो भी उनके काम होते हैं वो सिखा दिए जाते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो हम अपने आप को खुद हमें सिखाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर हमें सिखाए नहीं गए तो हम सीखेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम ज़िंदगी में पीछे रह जाएँगे, मसले होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है? सो ये एक चीज़ है। टीनेजर्स को कैसे बताया जाए कि अपनी इम्पल्सेस को कैसे कंट्रोल करना है? तो बिल्कुल इमोशनल इंटेलिजेंस के ज़रिए बताया जा सकता है। टीनेजर्स के अंदर, ख़ास तौर पे जो जेन ज़ी है, उसके अंदर कुछ चीज़ें हमें पता है बहुत सारे मसले हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि उनके अंदर कुछ चीज़ें हमसे बहुत बेहतर हैं। और वो चीज़ें जो हम जिनके बारे में हम बहुत ही, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम शुगर कोट करते हैं हर बात को, हम साफ सीधी बात नहीं कर सकते। अम, तो वो कुछ ज़्यादा ही सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि एक उस हद तक चले जाए जो कि बदतमीज़ी के एलिमेंट में आए, लेकिन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड करनी अल्लाह ताला ने हमें कहा हुआ है, हमें बताया गया है, क़ुलू क़ौलन सदीदा, तो ये एक सीधी बात करनी चाहिए। अब उसका बैलेंस कहाँ मेंटेन करना है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? सो मेरा ख़्याल है जेन ज़ी के लिए, या जो हमारी न्यू जनरेशन है उसके लिए ज़्यादा आसान है। आपको सिर्फ़ एज़ अ पेरेंट, या अगर आप केयर गिवर हैं या जो भी हैं, आप उस बच्चे को देख रहे हैं, आप केयर कर कोई ऐसा बच्चा है, तो आपको उसको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा और उनकी टर्मिनोलॉजी में बताना पड़ेगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है या सेल्फ रेगुलेशन कैसे करनी है। क्योंकि देखें, जैसे अब एक 13-14 साल का बच्चा है, वो एज ही ऐसी होती है कि वो क्राइसिस, उसको हम कहते हैं एडोलेसेंस क्राइसिस। उसमें बच्चे को पता ही नहीं होता कि वो अपने लिए अनश्योर होता है, उसको दुनिया का नहीं पता चल रहा होता, उसको ये नहीं पता चल रहा कि मैं कौन हूँ। कुछ लोग कहते हैं तुम बड़े हो, अब तुम बड़े हो गए, ये काम ना करो, कुछ लोग कह देते हैं तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या पता। लेकिन वो, और उसको खुद भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो उस टाइम पे उसके लिए फिगर आउट करना, वो खुद ही एज़ अ पर्सनैलिटी डेवलप करे, तो उसको वो क्राइसिस में। तो अगर आप उसको बहुत प्रीची अंदाज़ में ये करेंगे ना कि ये कर लो, ये नहीं करो, इस तरीके से करेंगे और बहुत बॉसी अंदाज़ में, तो चांसेस आर कि वो सबसे उसका पहला जो रिस्पॉन्स होगा वो नहीं होगा, ठीक है? सो उसको इस तरीके से करें कि वो उसको समझ आए कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, या इस तरीके से करें कि वो उसको लाइक ऐसा ना लगे कि मुझे ऑर्डर दिया जा रहा है, क्योंकि ऑर्डर का जो पहला वो होता है वो रिबेलियन होता है, या उसके ऑर्डर पे पहली चीज़ ये होती है कि नहीं मैंने नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर है वो उस सिचुएशन में होते हैं, उसको लग रहा होता है हर कोई मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, तो आप थोड़े तरीके से करेंगे, और ये भी स्किल है, ये भी सीखना पड़ता है आहिस्ता-आहिस्ता, और मुझे पता है अम्मियाँ कहेंगी कि ये इतना आसान नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी वही बात है कि अगर बार-बार एक ही चीज़ नहीं काम करी, तो देखना पड़ेगा कि तरीके में क्या मसला है, ठीक है? सो और उसको डेवलप करना पड़ेगा, और आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह वो चीज़ होगी, ठीक है? किसी ने पूछा था सेल्फ रेगुलेशन और चैनलिंग में क्या फ़र्क है? मोर और लेस चैनलिंग इज़ अ लेमैन टर्म, मतलब नॉर्मली हम कहते हैं कि जी चैनल कर लो इमोशंस को, अब चैनलिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेल्फ रेगुलेशन एक प्रॉपर आर्ट है, एक प्रॉपर
लाइक स्किल है कि जिसमें आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, अपने बिहेवियर को समझते हैं और फिर उनको रेगुलेट करते हैं, उनको चैनलाइज करते हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे घोड़ा है और एक तो घोड़ा है वो दौड़े चले जा रहा है, और एक ये कि उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, वो उसको प्रॉपर उसने उसकी बागें पकड़ी नहीं है और उसको कंट्रोल कर रहा है, तो उसको पता है कि वो कहाँ और कहाँ कहाँ जा रहा है। तो हमें अंधे रास्ते पे नहीं अपने इमोशंस छोड़ने कि वो हमें कंट्रोल कर लें, रादर ये कि हमें अपने आप को थोड़ा-सा मेन सेंट्रल पोज़ीशन पे बिठाना है, मतलब अ, अपने आप को जो है इंचार्ज बनाना है और फिर उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि इमोशंस हमारा हिस्सा हैं, हम इमोशंस का हिस्सा नहीं है, ठीक है? अच्छा। और इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मैंने यूट्यूब की बहुत बद-तारीफ़ियाँ की हैं, और लाइक मैंने ये कहा है कि यूट्यूब वर्सेस बुक्स तो कोई कंपैरिज़न नहीं है। देखें, यूट्यूब वर्सेस बुक्स मैंने और कुछ लोग यूट्यूब और व्लॉगिंग और टिकटॉकिंग से पैसे कमाते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। मैंने मतलब हर वो तरीका जो आपको समझ में आता है, जो जायज़ है, जो अल्लाह ताला की तरफ से अलाउड है, आप उससे बिल्कुल पैसे कमा सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम ये देखते हैं मेजॉरिटी वो लोग होते हैं जो यूट्यूब पे वक़्त ज़ाया कर रहे होते हैं, या टिकटॉक या इंस्टाग्राम या इन चीज़ों से पैसे नहीं कमा रहे होते, वो वक़्त ज़ाया कर रहे होते हैं, ठीक है? और उनको लग रहा होता है कि इससे हम बहुत लर्निंग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो लर्निंग उतनी फ़ायदेमंद नहीं होती। अच्छा देखें, इसमें भी एक बात होती है, ईज़ी लर्निंग और हार्ड लर्निंग। आप देखें ना कि पहले ज़माने में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है जो एक हदीस को किसी से लेने के लिए और उसकी पूरी जो लाइक वैलिडिटी के साथ लेने के लिए हज़ारों मील का सफ़र कर रहा है अपने घोड़े पे, और उसमें वो तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करता है, परेशानियाँ भी करता है। उसकी वो जो वो उसको जब वो हदीस मिलती होगी, और वो उसकी कितनी कदर करता होगा वर्सेस हम जो कि खोलते हैं, यूट्यूब खोला, गूगल खोला, चैट जीपीटी खोला, एआई खोला, हमें सब कुछ मिल जाता है और घर पे मिल रहा है, और एक दिन में कोई 70 करोड़ मैसेजेस मिल रहे हैं कि ये भी कर लो, तो ये भी कर लो। आप खोलें ना आजकल, इंस्टाग्राम खोलें, कुछ भी खोल लें, तो आपको लाइक लोग मिलेंगे, नहीं, नहीं हम तो अच्छी चीज़ें देखते हैं। अब आप देखें ना, अच्छी चीज़ें भी तो देखने की कोई हद होती है, ठीक है? एक बात। तो जब तक आप देखते ही रहेंगे और आप बेसिकली वो नहीं है कि उससे हमें फ़ायदा मिल रहा है। आप अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, उसमें एक फ़ील गुड फैक्टर है, फ़ील गुड हो रहा है आपको, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हाँ, बस इतना ही काफ़ी है। इसके बाद आगे, क्योंकि वो एक डोपामाइन रिलीज़ हो जाती है, तो अब आपको होता है कि नहीं, अमल करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप इतना टाइम ही नहीं दे रहे अपने आप को कि अमल करें, क्योंकि अगर 6 घंटे मौजूद हैं, जिसमें से 5 घंटे आपने चीज़ें देख लीं और 1 घंटा रह गया, तो आप उसमें क्या करेंगे? तो देख लें, वो ऐसा नहीं है कि नहीं देखना, मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं आज से यूट्यूब नहीं लेकिन अ, अगर तो आप उसको पॉज़िटिव चीज़ के तौर पे, तो अगर आप उसे हलाल रिज़्क के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उससे कोई जेन्युइन फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है? अच्छा, यूट्यूब और किताबों का तो कोई कंपैरिज़न नहीं है, ठीक है? किताबें किताबें होती हैं, किताबें हार्ड अर्न्ड नॉलेज होती है, और यूट्यूब बहुत ईज़ी एक्सेस होता है, जिसमें आपने अपने माइंड को, उसमें भी आप लर्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। आजकल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लर्न नहीं कर सकते यूट्यूब से, बट द थिंग इज़ कि बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ना। देयर आर टाइम्स कि जिसमें आपको पता है कि जी मैंने इतना जो है लर्न कर लूँगी और उसके बाद मुझे अमल करने की ज़रूरत है, ठीक है? एक चीज़। और दूसरी बात है कि किताब खोलना ज़रा मुश्किल काम होता है, उसको खोल के पढ़ना प्रॉपर हाथ में पकड़ के, जब वर्सेस जो ईज़ी एक्सेस है। तो ये भी देख लें, बैलेंस देख लें कि ऐसा क्यों होता है कि जो लोग किताबें पढ़ते हैं वो ज़्यादा सीख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग यूट्यूब देख रहे हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें, और आपकी कंसंट्रेशन लेवल कितना अफ़ेक्ट हो रहा है। आप ज़रा देखें कि कंसंट्रेशन कितनी मुश्किल चीज़ है। आजकल के दौर में हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन एक बहुत प्रीशियस कमोडिटी है। हर कोई चाहता है कि आपकी मतलब आप यूट्यूब लगा लें, आप किसी भी चीज़ पे सोशल मीडिया जनरली, व्हाट्सएप, मतलब हर चीज़ पे कुछ ना कुछ आप लाइक 5 मिनट इस चीज़ को दे दें, 5 मिनट, हर बंदा चाहता है आपकी अटेंशन ग्रैब कर ले। तो वो जो अटेंशन है बेसिकली, वो बहुत कीमती चीज़ है, और अगर आपने आजकल के दौर में कुछ डीप काम करना है, बहुत मुश्किल काम है। आपको फ़ोकस रखना, अटेंशन, एक तो फ़ोन ही आपको बार-बार वो करेगा, और बिलफ़र्ज़ आप कर भी लें, उसको दूर भी रख लें अपने से, या कोई भी तरीका यूज़ कर लें, या कोई भी टेक्नीक यूज़ कर लें, हर 10 मिनट बाद एक अर्ज होगी कि नहीं, कुछ को कि शायद आई एम मिसिंग ऑन समथिंग, या कोई मसला है, या कोई वो चीज़। तो इसलिए एक बैलेंस मेंटेन करना सीखें। हर चीज़ के पॉज़िटिव और नेगेटिव साइड्स होते हैं, लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी में लाइक बै आपको खुद पता होगा, आप खुद जज कर सकते हैं बेहतर कि कहाँ पे किस चीज़ की जगह है और किसको कहाँ पे रखना है, ठीक है? और किताबें पढ़ने की हैबिट कैसे डेवलप करें? वैसे ही जैसे आप किसी भी और चीज़ की हैबिट डेवलप करते हैं, करें
रोज़ करें, दवाई के तौर पे करें, 5 मिनट के लिए करें, आहिस्ता-आहिस्ता करें, ग्रेजुअली करें और फिर अल्टीमेटली आपको उसको मतलब वही बात है कि 20-21 दिन में साइंटिफिकली कहा जाता है अगर नहीं है, अगर आप थोड़े से ज़्यादा टफ़ हैं, तो आप 6 हफ्ते कर लें, ठीक है? लेकिन कोशिश करें जब जब तक आप काम हर रोज़ नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, तब तक आप नहीं कर सकते। और आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको वही बात है कि जैसे अपना डाउन टाइम चाहिए होता है या प्रोसेस करने के लिए जो अपने जज़्बात हैं, इमोशंस हैं, उनको टाइम चाहिए होता है। आप समझते हैं कि हाँ, मैंने स्क्रीन देख ली तो हो गया। ऐसा नहीं होता। वो स्क्रीन देख के आप अवॉइड कर रहे होते हैं, आपने अपने आप को ब्लॉक किया होता है। लेकिन अगर कोई आप ऐसा काम करें जो आपको हेल्प करे, जैसे किताबें पढ़ना, वो आपको वाक़ई प्रोसेस करने में हेल्प करता है। बेहतर इंसान क बनने में हेल्प करता है। तो आई थिंक ज़रूरी है कि इसको किया जाए। अच्छा, एक और 2-3 और सवाल हैं, वो हम करके उसके बाद देन वी विल गो फॉरवर्ड, ठीक है? अच्छा, अगर इम्पल्स है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कहा कि हमें क्या पता कि अगर वो इम्पल्स है या लैक ऑफ करेज है? ये तो नहीं होगा कि अगर हम उस टाइम उसको दबा दें और लेटर ऑन फिर आपको रिग्रेट हो के मैंने ये काम क्यों नहीं किया या मैं उस वक़्त ये बात कर देता। बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने इसको लिया है। देखें, ऐसा हो सकता है कि वो जो चीज़ हो रही है उस टाइम या आपको एक अर्ज आ रही है कि मैं इसको ये कह दूँ, वो आपके लिए वो ऐसा भी हो सकता है कि बाद में अगर आप ना कहें तो वो रिग्रेट हो आपको, ठीक है? मेरे कहने का मकसद ये है सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को या जिसको जो बात कहनी है उसको दबा दें और ना कहें। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये है बेसिकली एक छन्नी की तरह है, ठीक है? एक सीव की तरह है कि आपने जब आप चाय डाल रहे हैं कप में तो उससे पहले आपने एक छन्नी रख ली कि जो जो उसके अंदर पत्ती है वो छन जाए, ठीक है? इसी तरह आपने अ जब आपने बात करनी है उससे पहले एक आपने छन्नी रखी हुई है, एक फ़िल्टर रखा हुआ है बेसिकली कि आपने फ़िल्टर कर लिया। अब अगर आपको आपने वो फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुज़ार ली या एक लम्हे के लिए स्टॉप करके या पॉज़ करके सोच लिया कि नहीं ये बेहतर है, तो आप कह सकते हैं, बिल्कुल बात कह सकते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं है और ये ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा में कहेंगे और परफ़ेक्ट कहेंगे और अगली दफ़ा आपको होगा कि हाँ, अब तो मैं बिल्कुल सही बात करूँगा। जो बात मुझे कहनी है वो करूँगा, जो नहीं कहनी वो नहीं करूँगा। ये मुस्तकिल ट्रायल और एरर वाली बात है। आप गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे। अलबत्ता वही बात है कि अगर आप प्रैक्टिस बिल्कुल ही नहीं करेंगे तो फिर इस चांसेज़ है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ सकता कि ये क्या चीज़ है। अगर आप कोशिश करेंगे तो फिर भी चांसेज़ हैं कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये वही बात है, हमेशा मैं ये बात कहती होती हूँ कि अगर आप जिम जाएँगे ही नहीं, एक्सरसाइज़ करेंगे ही नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप 1 दिन जा रहे हैं, 3 दिन नहीं जा रहे, लेकिन उसके बाद दोबारा मतलब कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करने से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ठीक है? सो ये बार-बार ट्रायल एंड एरर वाली चीज़ है। आप सिर्फ़ उसको अपनी इवन अगर अब वो इम्पल्स है या वो कोई थॉट है या जो भी है जिसको आपको लगता है मैं अगर ये बात नहीं करूँगा तो मैं रिग्रेट करूँगा। आपने ये सोच लिया ना कि मैं मुझे ये बात करनी ज़रूरी है तो आप कर दें वो बात, ठीक है? लेकिन उस छन्नी से, उस फ़िल्टर से गुज़ारना उसको बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इंसान क्या है? थॉट्स है, एक्शंस है, फीलिंग्स है। इंसान जो है वो कॉम्बिनेशन है थॉट्स, एक्शंस, फीलिंग्स हर चीज़ का। ब्रोकन फैमिली डिसऑर्डर अगर किसी को है तो वो सेल्फ रेगुलेशन को कैसे प्रैक्टिस कर सकता है? ब्रोकन फैमिली डिसऑर्डर अगर है तो ज़ाहिर-सी बात है उसके साथ आपको बहुत सारा बैगेज होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसके साथ आ रही होती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने इमोशंस को सही रेगुलेट नहीं कर पाते। उसकी वजह से या जो उन्होंने बचपन में या अपनी टाइम होता है जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो उन्होंने नहीं सीखा होता। तो अगर एक तो ये कि बेसिक टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगर ये टेक्निक्स आपके लिए काम नहीं करती हैं, तो फिर आप ये करेंगे कि आप थेरेपी लें, हेल्प लें, प्रोफ़ेशनल हेल्प लें, मदद लें, ठीक है? और इसमें प्लीज़ ये मत सोचा करें कि क्योंकि मुझे पता है ऑब्वियसली हमारे माशरे में स्टिग्मा है इस चीज़ का कि लोग मुझे नफ़्सियाती या पागल या वो समझेंगे। लोगों के लिए वही बात है कि लोग आपकी ज़िंदगी नहीं जी रहे, लोग वो सफ़र नहीं कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं। और फिर एक और बात ये कि बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं थेरेपी बहुत महँगी होती है, इसमें पैसे लगते हैं फलाँ। आप अपने लिए कपड़े-जूते भी तो लेते हैं, तो अगर कपड़े, जूते ये सब चीज़ें लेने पे आप इतने पैसे लगा सकते हैं, अपने घर की सजावट में इतने पैसे लगा सकते हैं, उन ची खाने पे इतना पैसा लगा सकते हैं, जो कि सिर्फ़ आपने हार्डली कितनी देर का वो प्लेज़र है, कितनी देर का उसका मज़ा है, ठीक है? लेकिन उसपे आप ठीक-ठाक पैसे लगा देंगे, ठीक है? 2000, 4000, 10,000 जितने भी लगाने हैं। लेकिन थेरेपी में नहीं लगाना, तो थेरेपी तो आपकी लिए सोल के लिए ज़रूरी है, आपकी अंदर के सुकून के लिए ज़रूरी है। ऑफ़ कोर्स ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि और चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं, लेकिन थेरेपी उस बंदे के लिए जिसको ज़रूरत है प्रोफ़ेशनल हेल्प की, ठीक है? तो वो प्लीज़ ज़रूर लें और ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा,
तो ये हमारे कुछ इनिशियल सवालात थे, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन की तरफ आते हैं। इससे पहले सॉरी मैंने चैट नहीं देखी अभी तक, लेकिन अगर कोई सेल्फ रेगुलेशन उर्दू में क्या है, मुझे एग्जैक्ट लफ्ज नहीं पता सेल्फ रेगुलेशन को, लेकिन आप अपने जज्बात को काबू कर सकते हैं मेरा ख्याल है, या उन अपने बिहेवियर को, अपने जो रवैये हैं उसको मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर अगर आप कंट्रोल कर सकें तो उसको हम सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है जी। कोई बर्निंग क्वेश्चन अगर है सेल्फ रेगुलेशन के हवाले से या पिछले से, तो वो हम ले लेते हैं। फैजान आप देख लें एक दो, और उसके बाद फिर हम मूव करते हैं। अच्छा सॉरी, एक चीज मैं कह दूं कि somebody has written कि सर साहिल ने कहा था कि एआई को इस्तेमाल करें। एआई को बिल्कुल जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन एआई को इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करें, ठीक है। एक को अगर आप इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत चीजें कर सकते हैं, आप ज्यादा लर्न कर सकते हैं, आप ज्यादा नॉलेज हासिल कर सकते हैं। लेकिन एआई कभी भी इंसानी स्किल की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप अपने स्किल को नहीं यूज करेंगे, आप हर चीज एआई पे छोड़ देंगे ना, तो होगा ये आपके स्किल्स ब्लंट होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि 50 साल बाद वाले आने वाले इंसानों को बेसिक काम ना आते हों कि बेसिक चीजें कैसे करनी है, ठीक है। वो इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि वही बात है, उनका हार्ड अर्न विजडम नहीं है, उन्होंने हैंड्स ऑन काम नहीं किया हुआ। तो इसलिए एआई को इस्तेमाल करें बिल्कुल, लेकिन इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करें, और इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करके आप ज्यादा लर्न भी कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी जो आपका हार्ड अर्न नॉलेज होता है उसका रिप्लेसमेंट। जैन ताहिर, आई एम अनम्यूटिंग यू। आप क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक ऐसा पर्सन है जिसने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी या फिर ऐसा कुछ एक्ट कर दिया जो कि उसके मैनिफेस्टो के या उसके मिशन के या उस पूरे सिस्टम के खिलाफ है, हम्म। तो वो तो अगर बाद में फोकस करे तो कहे कि मैंने तो गलत कर दिया, वो अब ग्रुप ऑफ पीपल्स के सामने था, वो बेशक छोटा था या बड़ा था, तो अब बाद में वो तो इमोशनली बिल्कुल डैमेज हो गया, तो अब उसे क्या करना चाहिए? देखिए एक हम गलती कर सकते हैं, हम इंसान हैं, ठीक है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो दुनिया में गलती नहीं करेगा। आप बड़े से बड़े स्पीकर स्लैश स्कॉलर स्लैश इंटेलेक्चुअल मेंटोर, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको जो है वो कोई गलती नहीं करेगा। तो एक तो लोगों को परफेक्ट नहीं समझ सकते हम, ठीक है। आप उनसे अग्री कर सकते हैं बहुत सारी बातों पर, बहुत सारी बातों पर डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी बंदे से गलती हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ पे 200 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मुझसे किसी चीज में गलती हो जाए। तो जो मैच्योर तरीका है उसको डील करने का, वो तो डिपेंड करता है ना उस बंदे की इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है। अगर आप कुछ आपके ऐसे कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, या आप इसको इस तरह देखते हैं कि अब तो मैंने एक दफा कर दिया अब तो मैं खत्म हो गया, तो ये मेरा ख्याल है हेल्दी वे नहीं है इसको देखने का। जबकि अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट है तो वो ये सोचेगा कि ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलती हो गई है, और मैं अपोलोजाइज कर लेता हूँ, या मैं कह देता हूँ कि ये मेरी गलती है, और दैट्स इट। तो क्या होगा, किसी ने क्या कहना है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, या अगर कोई कह भी देता है कि मैं माफ नहीं करूंगा, सो व्हाट, आपने तो एक्नॉलेज किया अपनी मिस्टेक को, और आपने कह दिया कि नहीं ये चीज ठीक नहीं थी, ये चीज ठीक थी, या मैंने ये बात की है मेरे मैनिफेस्टो के खिलाफ है, आई टेक माई वर्ड्स बैक, या आई स्टैंड करेक्टेड, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत मेच्योरिटी का तकाजा ये है कि आप बता देंगे ये ठीक बात है, क्योंकि आप मतलब वही बात है कि अगर आप कह रहे हैं कि मेरे मैनिफेस्टो के खिलाफ है और आप फिर उस पर अड़ जाएं, ठीक है, तो एक तो वो इमोशनली अनइंटेलिजेंट होने की निशानी है, और दूसरी ये चीज है कि उसका मतलब ये है कि फिर आपके अंदर इमोशनल रेगुले मतलब वही बात है कि आपके अंदर जो है खुद आगाही नहीं है। यू आर नॉट एज मच सेल्फ अवेयर कि आप जो है वो अपनी गलती को एडमिट कर सकें, क्योंकि अपनी गलती को एडमिट करने में कोई मुजायका नहीं है। तो वो तबाह होना, अगर वो तबाह हो रहा है तो उसका मतलब है कि मसला है, उसको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपसे गलती हो जाए तो आप कह दें कि हाँ जी गलती हुई है, दैट्स अबाउट इट, और फिर उससे आगे चले जाएंगे। जब तक आप गलती को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो इस्लाह कैसे करेंगे। ठीक है, लेट्स टेक तलहा जुल्फिकार, आई एम अनम्यूटिंग यू। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम। कैन वी रेगुलेट आवर कोर्टिसोल लेवल? कॉर्टिसोल लेवल्स को आप रेगुलेट कर सकते हैं अपने स्ट्रेस लेवल्स को रेगुलेट करके, ठीक है। अगर वो
कॉन्स्टेंटली आप स्टेट ऑफ स्ट्रेस में हैं या फाइट और फ्लाइट मोड में कि बस अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में भी लॉन्ग टर्म चेंजेस आती हैं और आपका कॉर्टिसोल लेवल भी मुस्तकिल बुनियादों पे हाई रहता है, जो कि ऑब्वियसली आपके हार्ट के लिए, आपके बाकी ऑर्गन्स के लिए बेहतर नहीं है। तो अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल्स पे काम करेंगे तो बिल्कुल आप रेगुलेट कर सकते हैं अपने कॉर्टिसोल को। हाँ, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं ये फाइट और फ्लाइट मोड वाला? फाइट और फ्लाइट मोड का देखिए, अच्छा वो थोड़ा हम ऑफ टॉपिक हो जाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम अलग से करेंगे, जिसमें हम इसको बायोलॉजिकली भी देखेंगे कि स्ट्रेस या मतलब कहाँ से कहाँ से आ रहा है स्ट्रेस, कॉर्टिसोल का साइकिल क्या होता है और कॉर्टिसोल को कैसे आपने इम्पैक्ट करना है। लेकिन जनरली स्पीकिंग वही बात है, आप स्ट्रेसेस को डिवाइड करेंगे, ठीक है, कि कौन सी चीजें हैं आप तब्दील कर सकते हैं, कौन सी चीजें अपनी लाइफ में नहीं तब्दील कर सकते, ठीक है। जिन जो तब्दील कर सकते हैं उनके लिए आपको मेहनत चाहिए, काम चाहिए, बात करने की ज़रूरत होगी, मे बी लोगों से, अपने इर्द-गिर्द वाले हैं, या अगर वो आपके अपने अंदर की है तो उसके ऊपर उसके लिए आपको स्किल सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्फ रेगुलेशन एक स्किल है, सेल्फ अवेयरनेस एक स्किल है, ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। ये जब आप खुद करेंगे ना और बार-बार आप इस चीज़ से, इस साइकिल से गुज़रेंगे, तो ये आप ऑब्वियसली अपने इमोशंस को ही रेगुलेट कर रहे हैं, स्ट्रेस को ही रेगुलेट कर रहे हैं और इससे डेफिनिटली आपके कॉर्टिसोल पे असर पड़ेगा। जो चीज़ें आप नहीं कंट्रोल कर सकते, उसको आपको एक्सेप्टेंस आनी ज़रूरी है, ठीक है? और वो एक्सेप्टेंस कैसे आएगी, वो एक और डिस्कशन है। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको आपने पूछ लिया, लेकिन आसान अल्फाज़ में येस आप कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? ये तो पूरी इमोशनल इंटेलिजेंस सीख के ही आपको अंदाज़ा होगा, और जब आप सिर्फ़ सीखना ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता ग्रेजुअली इंशाल्लाह कर लेंगे आप। ठीक है? ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर फरहाना mentioned a point about adolescence. Can she explain that a bit? I get the point that there's a lot of confusion in teenage life, but I don't get why. Can you explain? अच्छा देखिए, वो एडोलेसेंस जो है ना, उनका मसला ये होता है कि अभी उनका ब्रेन मैच्योर हो रहा होता है, ठीक है? उसमें होता ये है, हो सकता है हम आगे इस चीज़ को इंशाल्लाह बल्कि करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह, लेकिन उनका जो ब्रेन होता है ना, वो डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से बड़ा होता है। इन इन टर्म्स ऑफ के वो जो जज़्बात वाला पोर्शन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा होता है, और जो आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि वो आहिस्ता पेस पे बड़ा हो रहा होता है, जिसकी वज़ह से जज़्बात थोड़े ज़्यादा होते हैं, जो थोड़ी समझ-बूझ वाली जो चीज़ होती है ना, या जो हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है, वो थोड़ा-सा उस वक़्त डेवलप कर रहा होता है, जिसकी वज़ह से होता ये है कि वो जज़्बात हावी होते हैं और थोड़ा-सा उस चीज़ को लॉजिकली एक्सप्लेन करना या लॉजिकली समझना मुश्किल होता है। तो शायद जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक 25 साल के बंदे को आप एक चीज़ कहेंगे, तो वो डिपेंड करता है लोगों पे, उनकी पर्सनैलिटी पे भी, लेकिन उसी बंदे को अगर 25 साल की उम्र में एक बात कहेंगे, तो शायद वो ज़्यादा उसको लॉजिकली ले सके एज़ कम्पेयर टू जब आप उसको 16 साल की उम्र में कहेंगे। क्योंकि उनकी ग्रोइंग ब्रेन होता है, फिर ऑब्वियसली जैसे सेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं आई होती कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा इस दुनिया में रोल क्या है, आहिस्ता-आहिस्ता वो सीख रहे होते हैं। फिर ये कि जैसे मैंने कहा था, कुछ लोग आपको बड़ा कंसिडर करवा रहे हैं, कुछ आपको छोटा कंसिडर कर रहे हैं, तो आपको अपना सोसाइटी में रोल भी उस तरह पता नहीं होता, घर में आपका क्या रोल है, सिबलिंग्स में, बहन-भाइयों में आप किस मकाम पे हैं, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या नहीं है, क्या वो सही भी है, नहीं भी है, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़िंग होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कुल मिला के एक 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 गुंजल सा बन जाती है, एक एक क्राइसिस सा बना देती है इंसान के दिमाग में, जिसको कहते हैं एडोलेसेंस क्राइसिस। ठीक है? आई थिंक हम शुरू करते हैं सेल्फ रेगुलेशन के साथ, काफ़ी टाइम हो गया। अम ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन जो है हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। सेल्फ रेगुलेशन बेसिकली इंसान का वो स्किल होता है जिसके ज़रिए वो अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को, अपना जो रवैये हैं उनको रेगुलेट करता है या उसको कंट्रोल करता है, या उसको समझ के उसको कि कैसे उसको आगे लेके चलना है, ठीक है? उसको रेगुलेट कर रहा होता है। जैसे रेगुलेट का मतलब ये मतलब बेसिकली वही बात है कि टेम्परेचर से ले लें या वेदर से ले लें, ठीक है? मौसम का आपको सबसे पहले हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आज धूप हो रही है, आज छाँव हो रही है, आज बारिश हो रही है, आज बर्फ़ हो रही है। ये मतलब आपका जो मिज़ाज है उसकी भी कंपैरिज़न इसी से आप कर सकते हैं, वेदर से, मौसम से, ठीक है? जिस दिन बर्फ़ हो रही है उस दिन आप ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही एक टी-शर्ट या एक कमीज़ में चले जाएँ बाहर, क्योंकि आपको पता है कि मौसम हार्श है, आज आपको कोई जैकेट पहनने की ज़रूरत है या कुछ कवर करने की ज़रूरत है। और जिस दिन शदीद धूप पड़ रही है उस दिन ऐसा नहीं होगा
कि आप जो है वो जैकेट पहन के बाहर निकले हुए हैं और वो, क्योंकि अगर आप करेंगे तो हर बंदा आपसे पूछेगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है? तो इसलिए आपको खुद सेंस होनी चाहिए कि किस तरह से क्या वेदर हो रहा है बाहर, और उसके मुताबिक आप अपनी ड्रेसिंग को या जो भी चीज़ है उसको रेगुलेट करेंगे। इसी तरह आपको अंदाज़ा हो कि मेरे क्या इमोशंस हैं इस वक़्त, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको नेम करना, वो सब चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं। उनको उनके बारे में अवेयर होना, उनके बारे में आगाही होना बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके बाद उनको रेगुलेट करना ज़रूरी है, ठीक है? अम, हम 6th स्लाइड पे जाएँगे फैज़ान। दैट्स इट, हाँ। तो ये वो फ्रेमवर्क है इमोशनल कॉम्पिटेंस का, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, गोलमैन का जो मॉडल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने इसमें से सेल्फ अवेयरनेस कवर कर लिया, सेल्फ रेगुलेशन पे आज हम आए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल जो आप पूछ रहे होते हैं, वो आगे के भी होते हैं। मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, ये कैसे डेवलप करने हैं, ये आहिस्ता-आहिस्ता ही हम करेंगे। लेकिन क्योंकि जो पहले 2 स्किल्स हैं इसके, वो सेल्फ से रिलेटेड है, यानी अपने आप से, अपनी ज़ात से, कि पहले सेल्फ अवेयर होना, अपने आप का पता होना और रेगुलेट करना, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम जाएँगे कि बाकी लोगों को कैसे अंडरस्टैंड करना है, या बाकी लोगों के इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, ठीक है? आगे चलिए। अच्छा, 4 आवर्स होते हैं सेल्फ रेगुलेशन के। इनको हम कहते हैं कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली रियलाइज़ करना ज़रूरी है, एहसास होना ज़रूरी है, ठीक है? कि ये चीज़ें मतलब इसमें जो हमारे रवैये हैं उनकी ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़रूरी है, इवन अपने भी और बाकी लोगों के भी। लेकिन सबसे पहले हम अपने आप से शुरू करेंगे, ठीक है? क्योंकि जब आप इस्लाह शुरू करते हैं, आपको अगर बेहतर इंसान बनना है तो सबसे पहले अपने आप से शुरू करेंगे। हम सोचते ही हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि ये कर लें या वो कर लें या हम क्या करें? उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मतलब, क्योंकि हमें एक ऑटोमैटिकली ना इस उसमें होते हैं, बिलीफ में होते हैं या स्टेट ऑफ माइंड में, कि हम तो बेचारे हैं। हम तो हेल्पलेस हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं? लाइक हम तो हम घर में हमारी कोई बात नहीं सुनता, या फलाँ नहीं सुनता, या ससुराल वाले नहीं सुनते, या शौहर नहीं सुनता। आप किसी को भी रेगुलेट नहीं कर सकते, बेशक अगर दुनिया में, जो कि बहुत कम ही होता है। ठीक है? लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आपका किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है, अपनी ज़ात पे तो है ना, और अपनी ज़ात पे भी अगर बहुत सारी आप पे पाबंदियाँ हैं, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा होगा ज़रूर जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो रियलाइज़ करें अपनी अहमियत के, ऐसे ही नहीं मुझे बना दिया अल्लाह ताला ने, ऐसे ही नहीं इतनी ज़िंदगी दे दी, ऐसे ही शुगल नहीं हो रहा है यहाँ पे दुनिया में कि ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? कोई मकसद है, कोई वजह है, और थोड़ा-सा हमें ना वो वाली आदत भी होती है कि अगर हम पाकिस्तान में ना रहते होते तो ये ना होता, अगर हम फलाँ जगह होते तो ये ना, अगर मैं ये कर लेता। तो एक तो ये कि मुसलमान होने की हैसियत से अगर करना थोड़ा-सा वो होता है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ाहिर है हम कदर पे यकीन रखते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ ये भी एहसास करें कि अगर आप किसी जगह पे मौजूद हैं, पाए जाते हैं, कुछ कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, उसकी वजह है, उस वजह को समझने की कोशिश करें। अक्सर सर साहिल भी ये बात कहते होते हैं ना कि आपकी इवन टाइमलाइन पे भी वीडियो अगर कोई आ रही है और आपने वो क्लिक कर ली और आपने सुनी, और उसपे कोई काम की बात आपने सुन ली, तो उसकी भी कोई वजह होती है, समझेंगे वो वजह क्या है। हम थोड़ा-सा इस चीज़ पे होते हैं कि ये नहीं करते कि उसकी क्या वजह है या उसका बैकग्राउंड क्या है, या इस चीज़ पे सोचना थोड़ा कम कर दिया। वो जो मैं अभी पहले बात कर रही थी ना, एआई, वो उसकी मतलब ऑब्वियसली मैं एआई के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे जिस चीज़ से मसला होता है वो ऑटोमेटेड चीज़ों से मसला होता है कि इतना ऑटोमैटिक हो जाए, इंसान की सोच तो पहले ही ऑटो पे चली गई है। अब वो बस कहता है कि मुझे बस किसी तरह सोचने की तकलीफ ना करनी पड़े, बाकी जो मर्ज़ी हो। और अगर आपने बेहतर इंसान बनना है, अगर आपने ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, तो सोचना सबसे पहला प्री-रिक्विज़िट है, सबसे पहली ज़रूरत है कि आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? सो इसलिए रियलाइज़ करें, एहसास करें कि ये चीज़ है, या मेरे अंदर क्या हो रहा है, या अंदर वो कहते हैं ना अपने अंदर की दुनिया में झाँक के देखें, ठीक है? और उसके बाद रिकॉग्नाइज़ करें। मतलब रिकॉग्नाइज़ से मुराद यही है कि अपनी जो इंटरनल स्टेट है, उसको, अंदर की जो हालत है, कैफ़ियत है, उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है? कभी-कभार ये भी होता है कि आप जैसे मैंने अभी एक रिसेंटली चीज़ सीखी कि आप अपनी जो सोचें हैं या अपने जज़्बात हैं, सोचों को ज़्यादातर उनको आप कटहरे में भी खड़े कर सकते हैं। यानी ये इमेजिन करें कि आपकी सोचें आपके सामने मतलब वो आ रही हैं, जैसे वो लाई गई हैं, और उनके साथ आप ज़ेरा कर रहे हैं, और उनको आप थोड़ी देर प्रिज़न में भी यानी जेल में भी बंद कर सकते हैं, या उनको थोड़ी देर के लिए निकाल भी सकते हैं। ये मत सोचें कि सोचें और आप हैं और बस वो आती जाएँगी, वो आएँगी ज़रूर। या एक और जैसे मैंने एक तरीका रिसेंटली जो है वो सीखा कि
जो अपनी सोचें उनको मेहमान के तौर पे ट्रीट करें, उनको जैसे मेहमान होता है, वो आता है घर में, ठीक है? वो बैठता है, अब खाना-पीना जो भी करते हैं और उसके बाद वो चला जाता है। वो ये नहीं होता कि घर में तब्दीलियाँ कर रहा है कि ये भी कर लो, ये भी ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो। तो इमेजिन करें, ये इतना आसान नहीं, इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन इमेजिन करेंगे आपकी सोचों को एज़ अ मेहमान ट्रीट करें, अच्छे तरीके से ट्रीट करें, उनके साथ जो भी काम करना है वो करें और उसके बाद उनको कहें कि बस अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हर वो सोच जो आप सोचते हैं वो ऐसा नहीं है कि दुरुस्त हो, 100% दुरुस्त हो। कभी-कभार हमारी बहुत सारी सोचें एक नेगेटिविटी की पोज़ीशन से भी आ रही होती हैं, एक एक ऑटोमैटिक जिसको हम थेरेपी में कहते हैं ऑटोमैटिक नेगेटिव थॉट्स कि वो मुस्तकिल चली जा रही चली जा रही। एक बंदा है जो हर चीज़ के बारे में गलत सोच रहा है या बुरा सोच रहा है या वो, तो ज़रूरी तो नहीं अगर आप ये सोचेंगे कि जो मेरी सोच है वही असल है, तो फिर तो मसला हो जाएगा। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि मेरी सोच में और हकीकत ऐसा भी हो सकता है कि वो हकीकत हो, लेकिन मेरी सोच में और हकीकत में डिफ़रेंस भी हो सकता है, ठीक है? और उसको आप हकीकत के पैमाने पे रख के देखेंगे, तो तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये हकीकत है या नहीं है, ठीक है? से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई बंदा है, आपको लगता है कि इसको लगता है वो आपको बुरा समझता है, ठीक है? अब आपसे वो अच्छी बात भी कर रहा होगा, तो आप सोच रहे होंगे लेकिन असल में तो इसका मतलब ये है, लेकिन असल में तो हो सकता है ना हो ऐसा कोई अगर अगर आप एक न्यूट्रल बंदे से पूछे तो वो कहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है या आप तो कहेंगे तुम्हें नहीं पता, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। हो सकता है कि उसमें ऐसे मकासद ना हो लेकिन क्योंकि आपने अपने ज़हन में सोच लिया कि नहीं एक्चुअली तो मतलब ये बंदी मुझे नापसंद करती है, ये बंदा मुझे नापसंद करता है इसी वज़ह से लाइक हर बात वो जो करेगा हो सकता है उसमें आप एक बुरा पहलू निकालें। जबकि ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोग आपको पसंद नापसंद होते हैं, लेकिन उनकी कुछ बहुत सारी चीज़ें न्यूट्रल भी होती हैं। तो ये आइडेंटिफ़ाई करना, ये पहचानना सीखें कि इवन अगर ये बंदा मुझे पसंद कर रहा है, नापसंद कर रहा है, लेकिन उसकी ये बात अच्छी है या ये बात बुरी है, ठीक है? इवन अगर मुझे मेरा कोई बहुत पसंदीदा बंदा भी है और वो कोई बात कर रहा है, वो गलत हो सकती है। जैसे हमने अभी कहा ना कि एक तो अपनी आगाही जो भाई ने सवाल किया था कि अगर किसी ने कर दिया तो वो तबाह हो गया। नहीं, कि कोई एक काम करने से कोई तबाह या नातवा नहीं होता अनलेस एंड अनटिल के वो बहुत ही कोई बड़ा ब्लंडर हो और वो अल्लाह ना करे कि दीन की हदूद के बाहर जाता हो वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो ऑब्वियसली वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन जनरली इंसान है, अपने आप को भी माफ़ करना सीखें और लोगों को भी माफ़ करना सीखें। थोड़ा-सा वही बात है आधे से ज़्यादा जो हमारे मसाइल होते हैं वो हमारे उन ग्रजेस और परेशानियों की वज़ह से होते हैं जो हमने अपने साथ बचपन से टाँग-टाँग के रखी हुई होती हैं कि नहीं इसके खिलाफ ग्रज, इसके खिलाफ ग्रज, इसके बारे में बात, इसके बारे में बात। थोड़ा-सा अपने आप को ना इन चीज़ों से आज़ाद करना सीखें। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया एहसास हो गया आपको, आपने पहचान ली अपनी क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद उसको रिफ़ाइन करें, रिफ़ाइन वही है कि आपने उसके अंदर जो जैसे हमने कहा ना कि उसके सामने छन्नी रख दी कि जी अब इसमें से क्या चीज़ काम की है, क्या चीज़ काम की नहीं है। तो अगर आप सेंसिबल हैं, अगर आपको एहसास है कि मैंने अपने या जिस चीज़ के लिए भी आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं कि मैं एक अच्छी मुसलमान बन जाऊँ, मैं एक अच्छी रिलेशनशिप मेरे अच्छे हो जाएँ अपने घर वालों के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, जिसके साथ भी है, तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि काम की बात कौन-सी है, ठीक है? अगर मैं ये 10 चीज़ें सोच रही हूँ, तो उनमें से ये और ये चीज़ें ली जा सकती हैं और बाकी सारी चीज़ें उनको थोड़ा साइड पे किया जा सकता है। वही बात कि हमने कहा कि हर सोच, हर फ जो आपकी सोच होती है, वो फैक्ट नहीं होती, एक बात और दूसरा ये कि हर सोच को एंटरटेन भी नहीं करना। बहुत सारी नेगेटिव सोचें होती हैं, उनको आप प्रिज़न में डाल दें, उनको आप जेल में डाल दें, उनसे कहें बस बाद में जब टाइम हो तो डील कर लेंगे, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी सोचों को अवॉइड करें, लेकिन हर सोच, हर वक़्त सोचना भी दुरुस्त नहीं होता, ठीक है? आपको मतलब वही बात है कि सोचें आप वो कंट्रोल ना करें, आप सोचों को कंट्रोल कर रहे हो। और यही चीज़ है जिसको हम रेगुलेट करना कहते हैं कि आपको पता है आप इंचार्ज हैं और कोई और जो है वो इंचार्ज नहीं है, ठीक है? आपके इमोशंस भी आपके ताबे हैं और आपके जो जज़्बात हैं सॉरी सोचें हैं वो भी आपके ताबे हैं और फिर उनके को इन टर्न आप अल्लाह ताला के ताबे करें या जिस तरीके से भी जो भी आपको लगता है कि जो चीज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन वही बात है कि आप अपनी मतलब भाग-दौड़ आपने सँभाली हुई है ना कि आपके इमोशंस ने। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन, हमने फीडबैक फॉर्म अनाउंस कर दिया इन द चैट. प्लीज़ लीव योर फीडबैक, योर क्वेश्चंस और एनी ओपिनियंस, तो काइंडली इसको फिल आउट कर दीजिएगा. अ, अच्छा एक और सवाल आया हुआ है कि हाउ हाउ डू वी नो कि इफ समबडी नीड्स प्रोफेशनल हेल्प और नॉट। देखिए प्रोफेशनल हेल्प अगर किसी को चाहिए नहीं चाहिए इसके आप खुद जज हैं सबसे बेस्ट। अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, गुस्सा होता है, परेशानी होती है, ये सारे रेंज ऑफ इमोशंस हैं, ठीक है?
हर चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं और हर बंदा करता है डे टू डे बेसिस पे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा बंदा हो जिसको शदीद गुस्सा ना आता हो या शदीद गम ना होता हो या परेशानी ना होती हो या मतलब स्ट्रेस ना होता हो, हर बंदा खुश ना होता हो, हर बंदा इन चीज़ों से गुज़रता है, ठीक है? लेकिन अगर वो इतने टाइम के लिए है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टैंडर्ड कहते हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? अगर वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि उससे आपकी डे टू डे लाइफ़ मुतासिर हो रही है, अगर वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि आपका काम या आपकी घरेलू लाइफ़, अगर आप हाउसवाइफ़ हैं या अगर आप बच्चे हैं, तो आपके अपने पेरेंट्स से ताल्लुकात या जो बाकी लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी आपके इर्द-गिर्द हैं, उनसे ताल्लुकात अफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो वो चीज़ इसका मतलब है कि वो फिर ठीक-ठाक है और उस पे फिर आपको थेरेपी या प्रोफ़ेशनल हेल्प लेनी चाहिए। पहले तो डेफ़िनिटली आपको कोशिश करनी चाहिए इर्द-गिर्द कोई ऐसा बंदा है जिस पे आप ट्रस्ट कर कर सकते हैं, जिसको आप अपनी दिल की बात बता सकते हैं, तो उसे ज़रूर बताएँ। अगर आपको लगता है कि क्योंकि हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता कि उसके पास ऐसा कोई बंदा हो कि जिसके पास वो जा सके या कोई मेंटर हो या कोई ऐसा वो हो, तो आप फिर उस सूरत में प्रोफ़ेशनल हेल्प ले सकते हैं। और इसके अलावा इवन अगर आपके पास दोस्त है, भाभी हैं और आपको लगता है कि नहीं वो अपनी ओपिनियन देंगे, जब वो अपनी उसके बारे में बात करेंगे, तो क्योंकि वो बायस्ड है, क्योंकि या तो वो मेरी साइड पे हैं या वो दूसरी पार्टी की साइड में हैं, तो उस सूरत में भी आप ले सकते हैं क्योंकि आपको एक न्यूट्रल बंदा मिल जाता है जिससे आप बात कर सकते हैं, जो कि आपको शायद समझाने की कोशिश करे कि दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है, दूसरा क्या कहना चाह रहा है या अगर वो ये काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। तो अक्सर ये चीज़ें उस तरह से हमें समझ आती हैं। लेकिन ये कि टोटली आपके अपने ऊपर है कि आपके इर्द-गिर्द वाले मतलब ख़ैर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इर्द-गिर्द वाले कह रहे होते हैं कि आपको ये मसला है, असल में मसले कहीं और से आ रहे होते हैं। इन एनी केस चाहे वो आपको लग रहा है, चाहे इर्द-गिर्द वालों को लग रहा है, चाहे किसी को भी लग रहा है, लेकिन ये कि अगर वो चीज़ आपको इतना असर कर रही है आपके ऊपर कि आपकी डे टू डे लाइफ़ जो है वो मुतासिर हो रही है या वो इतनी ज़्यादा हो गई है या वो इतनी शदीद हो गई है या वो ख़त्म ही नहीं हो रही या वो मतलब तारी हो गई आप पे, तो डेफ़िनिटली फिर आपको ज़रूरत है कि आप किसी से बात करें। ठीक है? अच्छा कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं? वही हमने कहा कि 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है? कॉग्निटिव का मतलब होता है जो हमारी सोचों से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले तो हमारी सोचें आती हैं ना कि सोच को कैसे रेगुलेट करना है। क्योंकि सोच वो पहली चीज़ होती है जो हमारे दिमाग में आती है और उसके बाद से हम जो उसके उससे रिलेटेड एक फीलिंग बनती है, एक जज़्बात आते हैं और उसके बाद फिर हम उस चीज़ पे काम करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है? सो कॉग्निटिव रेगुलेशन बहुत सारे तरीके हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे एक हमने यही बात की कि सोचों को हर सोच को दुरुस्त नहीं समझें, अपनी सोच को एनालाइज़ करना शुरू करें कि कौन-सी दुरुस्त है, कौन-सी नहीं है। ये एक बात है जो जब मैंने अपना इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर्स किया था सर साहिल के साथ, तो उन्होंने ये बात की थी कि हमारी ज़िंदगी बहुत सारे सिनेरियोज़ पे बनी हुई होती है, ठीक है? अगर आप देखें तो हर हर मिनट में हम एक सिनेरियो में होते हैं, जिसमें शायद आप हैं, आपकी अम्मी हैं, अब्बू हैं, ठीक है? अगले सिनेरियो में आप हैं, आपका छोटा भाई है और आपकी बहन है। अगले सिनेरियो में आप हैं और आपका कोई फ्रेंड है, कोई भी है, ठीक है? तो ये जो बहुत सारे सिनेरियोज़ होती हैं, ये टोटल मिला के हमारी ज़िंदगी बना रहे होते हैं। अगर हम हर सिनेरियो चलें हर को नहीं भी ले सकते, दिन के कोई 3 सिनेरियो ले लें, 1 से शुरू करें, चलें 1 से शुरू करें, 1 सिनेरियो ले लिया, रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने लिए निकालें, ठीक है? फ़ोन को साइड पे रखें और उसके बाद ये सोचें कि आज के दिन का इम्पोर्टेंट सिनेरियो क्या है, जो आज के दिन सबसे अहम चीज़ मेरे साथ हुई या वो चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा असर किया, ठीक है? या मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से भी किया, मतलब जिसने मुझे बहुत खुशी दी या बहुत गम दिया या परेशानी दी या कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है? जो आपको उस दिन की याद रह गई हो, उसके बारे में सोचें और सोचें कि उसके क्या मतलब उसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, क्या सोच थी, मेरी क्या सोच थी, फलाँ की क्या सोच थी, ठीक है? वो सब चीज़ें। पहले अपने आप से शुरू करें और अपने आप को अपने इमोशन से अवेयर करें। सबसे पहले ये सोचें कि उसके साथ मेरे क्या जज़्बात थे? क्या मैंने सोचा उसके बारे में? उसके बाद मैंने अ, एक मतलब थॉट क्या आई, सोच क्या आई, उसके बाद उससे क्या जज़्बा उभरा और उसके बाद उसको मैंने कैसे कंट्रोल किया, नहीं किया या उसके बाद क्या किया? और फिर एंड पे ये कि क्या वो जस्टिफाइड था? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था? अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं ऐसा ही करूँगा, नहीं करूँगा तो क्यों नहीं करूँगा? और अगर कल मुझे मौका मिला तो फिर मतलब वो ये वही वाली बात है ना कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक किताब लेते हैं, आपकी ज़िंदगी का हर सफ़ा एक किताब का एक सफ़ा है, ठीक है? तो बिफ़ोर आपने उस सफ़े को पलटा, उससे पहले आपने ये कह दिया कि आज के दिन मैंने ये किया, अगले दिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये ना करूँ। अब जब अगला सफ़ा पलट दिया, एक नया दिन शुरू हो गया, हो सकता है कि वही चीज़ आपके सामने दोबारा आए या वही मामला दोबारा आए, ठीक है? अब आपके पास चॉइस होगी
100 में से 99 दफ़ा तो ऐसे ही होगा कि आप वही करेंगे जो आपने पहले किया था, ठीक है? लेकिन और उसकी वजह यही है कि हमारे जो लर्न्ड बिहेवियर्स होते हैं ना, जो-जो चीज़ें हमने शुरू से बचपन से लर्न की हुई होती हैं या जो ऑटोमैटिकली हमारे दिमाग में फीड की हुई होती हैं या जिस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं, उनको एकदम से अनलर्न करना या उनको ये कहना कि हाँ, ये नहीं करना, मुझे ये करना है, ये बहुत मुश्किल होता है और ख़ास तौर पे इन द मोमेंट, उस टाइम पे पॉज़ लगाना या एक एक स्टॉप लगाना अपने लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हो सकता है आप दोबारा वही करें, लेकिन आप दोबारा आएँगे वापस और आप कहेंगे अच्छा आज फिर वही हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने ये किया। लेकिन अगर यही प्रैक्टिस आपकी 100 दिन तक चलती है, तो आपको नहीं लगता कि 101वें दिन कुछ हल्का-फुल्का मुख्तलिफ हो सकता है, वो जब मैं बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो उसके दरमियान मुझे आ जाए कि यार ये तो चीज़ है जिसके साथ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और फिर आप सोचेंगे, अच्छा चलो अगर ये चीज़ें नहीं काम करी मेरे लिए, तो क्या और चीज़ है जो काम कर सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग जो होते हैं, अगर वो एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में अगर वो उनको गुस्सा आया हुआ है, उनके लिए अक्सर ये भी बेहतर होता है कि वो वहाँ से चले जाएँ, कुछ कर लें, जो भी मतलब जिसके लिए जो भी है। लेकिन अगर एक तरीका नहीं काम करता तो दूसरा करता है, दूसरा नहीं करता तो तीसरा करता। ज़रूरी है कि आपके पास तरीके तो हों, आपके पास स्किल्स तो हों, ठीक है? तो हमेशा मैं ये बात कहती होती हूँ कि एक अपनी इमोशनल टूल किट बनाएँ। जैसे आपको दुनिया में आप अगर बाहर जा रहे हैं घर से तो फ़ोन के बगैर नहीं जाएँगे, आप वॉलेट के बगैर नहीं जाएँगे, आपको जो भी चीज़ें चाहिए, चाबी अगर गाड़ी की चाहिए तो उसके बगैर नहीं जाएँगे। तो इसी तरह जब घर से बाहर निकले तो और बल्कि घर के अंदर भी रहें, तो इमोशनल टूल किट के साथ ही रहें और कोशिश करें कि उसके अंदर आपके इतने स्किल्स हों, इतने टूल्स हों कि आप एक नहीं तो दूसरा यूज़ कर सकें, दूसरा नहीं तो तीसरा। अगर टोटली आपके पास 2 टूल हैं और दोनों ही खराब निकले तो क्या करेंगे? ठीक है? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर हमने कहा कॉग्निटिव रेगुलेशन यानी सोचों की रेगुलेशन हो गई, इमोशनल रेगुलेशन सोचों के बाद इमोशंस आते हैं, तो इमोशंस को फिर कैसे रेगुलेट करना है और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आप सोचों पे आएँगे, फिर अगले इमोशंस पे आएँगे और उसके बाद बिहेवियर पे आएँगे, ठीक है? सो ये बेसिकली वही थेरेपी मॉडल है जो हम फॉलो करते हैं कि सबसे पहले सोचें आती हैं, उससे ही रिलेटेड क्योंकि जज़्बात आते हैं और उसके बाद आप कोई एक्शन करते हैं, तो आपने उसको कैसे रेगुलेट करना है स्टेप वाइज़ पैटर्न में। अगर आप लिख के करना चाहते हैं तो ये बेस्ट तरीका है कि कोई भी सिनेरियो लिख लें, उसके साथ क्या सोच आई, क्या थॉट्स आई, क्या उसके साथ फीलिंग आ रही है, कोई 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 भी उसके साथ जो भी जज़्बात आ रहे हैं और उसके बाद बिहेवियर यानी उसके बाद आपका रवैया क्या था, आपने क्या किया, क्या नहीं किया और फिर उसके बाद आप अपने आप से कोई सवाल करना चाहते हैं कि क्या बेहतर हो सकता था, क्या नहीं बेहतर हो सकता था, क्या करना चाहिए और अगर मैंने ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया? वो आप पे डिपेंड करता है लेकिन ये द बेसिक 2-3 चीज़ें यानी आपकी सोच, आपकी जो फीलिंग्स हैं और उसके बाद आपके जो बिहेवियर है या आपका जो रवैया तरीका है, ठीक है? सो ये करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। किसी ने पूछा रिपीटेड सिन्स को कैसे अम, हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ देम? देखें अम, वही बात है कि एक तो सबसे पहले दुआ करें अपने लिए, ठीक है? उसके बाद एहसास होना वही रियलाइज़ करें, ठीक है, रिकॉग्नाइज़ करें कि ये गलत है। अब और फिर फैक्टर्स ढूँढें कि वो क्या चीज़ है जो आपको बार-बार इस चीज़ के अंदर लेके आ रहा है, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि हमसे किताबें नहीं पढ़ी जाती या ये चलें कोई कोई गुनाह हो रहा है, कोई काम हो रहा है, हम उससे रुक नहीं पा रहे। तो आप ये देखें कि वो क्या माहौल है जो आपको इस चीज़ में खींचता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ी क्रूड सी एग्ज़ाम्पल है लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बैठे हुए हैं और आपके पास फ़ोन है और आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो फ़ोन पे आप कर सकते हैं और इर्द-गिर्द कोई है भी नहीं देखने वाला, तो चांसेज़ आर कि आप अपने आप को उस गुनाह में ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? बनिस्बत ये कि अगर वही चीज़ आपके पास फ़ोन में नहीं है, कंप्यूटर में है, सबके सामने है, दिन के वक़्त में है और उसके इर्द-गिर्द बैरियर्स हैं, तो अपने ऊपर थोड़ा-सा बैरियर्स लगाना सीखें, ठीक है? जितना आप मसला जो हमारा आजकल का जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है उसका ये है कि देखें पुराने ज़माने में टीवी होता था या कोई स्क्रीन होती थी जिसमें एटलीस्ट एक नहीं तो 2 लोगों को पता चल रहा था कि आप क्या देख रहे हैं या अम्मी-अब्बू को पता चल रहा है कि बच्चे क्या देख रहे हैं। अगर या कार्टून भी देख रहे हैं तो वो स्क्रीन पे चल रहे हैं और स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। आजकल मसला ये है कि ठीक है कुछ लोग स्क्रीन्स पे भी देखते हैं लेकिन ज़्यादातर लोगों के हाथ में वो फ़ोन होता है और हाथ में जो फ़ोन होता है, उसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते कि आप क्या देख रहे हैं। अब ना माँ-बाप को पता चल रहा है, बच्चों को पता है कि जी हमें ये हिस्ट्री को कैसे ये करना है, फलाँ करना है, उनको 100 तरीके आते हैं। तो इसलिए आप चैनलाइज़ नहीं कर सकते। मैंने एक बहुत अच्छी बात उस दिन देखी थी कहीं आई थिंक कोई कोई पॉडकास्ट थी और उन्होंने कहा कि जैसे आप अपने बच्चों के इस बात का ख़्याल रखते हैं कि वो खाना-पीना जो है कैसा कर रहे हैं, न्यूट्रिशन उनकी कैसी जा रही है, वो कोई
कचरा किस्म की चीज़ें तो नहीं खा रहे या कोई इस तरह की चीज़ें, गलत चीज़ें तो नहीं खा रहे। तो इसी तरह ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि उनके अंदर क्या जा रहा है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, इवन हम बड़े होकर, ठीक है? मतलब सारे एडल्ट्स हैं, बड़े हैं, 20-20 साल, 40-40 साल के लोग, आप जो चीज़ें जो चल रही होती हैं सोशल मीडिया पे, उनको देख के आप परेशान हो जाते हैं। और आप कहते हैं मैंने खबरें नहीं देखनी, मैंने फलाँ नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है? क्योंकि आप उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते। तो आप सोचें कि एक बच्चा जो कि 10 साल का है, 5 साल का है, तो वो उस चीज़ को कैसे लेगा और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? तो ये सोचने वाली बात है, ठीक है? अ, जी, एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे। Okay, I'll take question from Amin Abbas. I'm unmuting you. आप सवाल पूछें. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था। एंड सेकंड क्वेश्चन ये भी हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लाइक जो बंदा इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं होता उसको इतने तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, उसको गैस लाइट किया जाता है कि उसको अपनी एग्जिस्टेंस पर ही शक होने शुरू हो जाता है। तो लाइक वो इसमें क्या करे, सम हाउ पर्सन सुसाइड की तरफ चला जाता है। वो हर चीज को समझता है कि मेरी गलती है, मेरी गलती है। एज अ फैमिली उसको उसकी फैमिली ने उसको इस तरह ट्रीट किया था, देन उसके फ्रेंड्स, देन उसकी सोसाइटी। तो वो हर चीज से फ्लाइट और फाइट के मूड में आ जाता है, हर चीज से डरने शुरू हो जाता है। उसको लाइक पता भी नहीं चलता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरे बोलने से क्या हो जाएगा। वो हर वक्त इस डर में रहता है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए, हीलिंग के लिए हमें किस प्रोसेस की तरफ जाना चाहिए। अच्छा देखिए अच्छा सवाल है आपका। एक तो ये कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे सीखनी है, वो ये सारी चीज़ें जो हम सीख रहे हैं, जो हम पिछले पता नहीं कितने महीनों से सीख रहे हैं, ये इमोशनल इंटेलिजेंस ही है बेसिकली। और उसके डिफरेंट तरीके हैं, लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत काम किया है। अब आज के इंसान को ये बात समझ आ गई है कि जनरली आपका आईक्यू ज़्यादा होने से ज़्यादा आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी के मामलात जो हैं, वो ठीक नहीं हो सकते। सो ऑब्वियसली बहुत सारे तरीके हैं, ये सारा कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस ही है, तो आस्ता-आस्ता शुरू करें, वही बात है वन स्टेप एट अ टाइम। हमेशा मैं ये एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जो बच्चे होते हैं वो पहले दिन ही मैराथन नहीं भागते। पहले दिन जो है वो खड़े होते हैं, लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर जाते हैं, आगे जाते हैं, फिर और वो आपने देखा होगा कि अक्सर पेरेंट्स कितने खुश हो रहे होते हैं वो एक-एक स्टेप पे। उसकी वजह ये होती है कि उनके लेवल पे वो बहुत बिग अचीवमेंट होती है। तो अपने एक तो ये कि आज से काम शुरू करें, अपने ऊपर काम शुरू करें, छोटे स्टेप्स लें, लेकिन कंसिस्टेंटली लें। ये नहीं है कि 1 दिन लिया, 4 दिन नहीं किया, फिर और इवन अगर ऐसा होता भी है, तो फिर से वापस आएँ, फिर से वापस आएँ। आपको बड़ी दफ़ा शैतान कहता है कि नहीं, ये तो तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हारे तो बस की बात क्यों नहीं कर सकते? द फैक्ट कि आप ज़िंदा हैं, साँस ले रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है किसी मेजर मर्ज़ में मुब्तला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसे हालात नहीं है कि आप फाके कर रहे हों, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है बेसिक चीज़ें सब आपको मुहैया हैं। और अल्लाह ना करे अगर नहीं भी हैं, तो कुछ चीज़ें हैं। देखिए ग्रैटिट्यूड ना जो शुक्र अदा करना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप शुक्र अदा करना शुरू करते हैं ना, तो आपको समझ आती है कि हमारे पास तो बहुत कुछ है। साँस ले रहे हैं, इस पे शुक्र नहीं अदा करने की ज़रूरत है, ऑटोमैटिकली दिल, दिमाग सब चल रहे हैं। आपको इतनी समझ आ रही है, इतनी सेंस है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप इस तरह की बातें सुन रहे हैं, आप किसी कॉन्सर्ट में नहीं बैठे हुए या किसी अल्लाह ना करे किसी और महफ़िल में नहीं बैठे हुए, ठीक है? यहाँ पे बैठे हैं इसका मतलब है कि आप बेहतरी चाहते हैं। बस आपको ये नहीं पता चल रहा कि कहाँ से शुरू करनी है, तो कहाँ से कहीं से भी शुरू कर लें, लेकिन बस उसको लेके चलें, एक-एक स्टेप करके लेके चलें, एक चीज़। अच्छा, दूसरी बात ये कि बिल्कुल आपकी बात सही है कि जब लोग इमोशनली अनइंटेलिजेंट होते हैं, तो उनको गैसलाइट किया जाता है और उनको परेशान भी किया जाता है। उनको गैसलाइट का मतलब ये होता है कि उनको ये बावर करवाया जाता है बार-बार कि तुम तो डिज़र्व करते हो ये। अक्सर हम देखते हैं फैमिलीज़ में ख़वातीन को ये होता है कि नहीं तुम डिज़र्व करते हो कि ये तुम्हारे साथ अगर है ये सलूक तुम्हारे साथ हो रहा है तो बुरा नहीं हो रहा, सही हो रहा है तुम्हारे साथ मतलब ऐसा ही होना चाहिए, जो कि सही नहीं होता, ठीक है? लेकिन उसका भी जवाब यही है कि जैसे मैंने ये बात कही कि हर चीज़ जो आप सोच रहे हैं, हर आपकी जो थॉट है या आपकी सोच है, वो फैक्ट नहीं होता, वो रियलिटी नहीं होती, ठीक है? उसी तरह हर वो बात जो लोग आपको कह रहे होते हैं, वो रियलिटी नहीं होती, ठीक है? लेकिन इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इवन एक बंदा इमोशनली अनइंटेलिजेंट है, बहुत सारे लोग होते हैं इमोशनली अनइंटेलिजेंट। ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसी चीज़ है कि मतलब एक जिसके साथ आप पैदा हो गए और उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते।
तो ये ऐसी चीज़ है जिस पे काम किया जा सकता है, जिस पे मेहनत की जा सकती है और जिसको निखारा जा सकता है, जिसको डेवलप किया जा सकता है, ठीक है? जो इंसान भी इमोशनली अनइंटेलिजेंट है, उसके लिए उसको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि मैंने अपने आप को कैसे पहचानना है, और जब वो अपने आप को सेल्फ अवेयर हो जाएगा, अपने आप को पहचान लेगा, अपने आप को रेगुलेट करना शुरू हो जाएगा, फिर उसको ये भी समझ आना शुरू हो जाएगी, फिर ज़ाहिर है वो चीज़ें, सोशल स्किल्स हम आगे देखेंगे कि कैसे लेके चलना है लोगों को। लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हर वो बात जो लोग कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। ये फैक्ट पता होना चाहिए आपको। ये एक फैक्ट है कि हर बात जो लोग कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, लोग आपके बारे में बात करेंगे, आप कभी भी किसी को रोक नहीं सकते हैं। कोई एक बात करेगा, कोई दूसरी बात करेगा, लेकिन अपने आप को थोड़ा-सा बेनियाज़ी सीखने की ज़रूरत होगी, ठीक है? तो दोनों चीज़ों का जवाब यही है कि अपने ऊपर मेहनत करें, अपने ऊपर काम करें और वहाँ से आप इंशाअल्लाह ताला कर कर सकेंगे, ठीक है? चलें, आगे चलते हैं। क्या-क्या बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है? अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि सेल्फ कंट्रोल इसका एक बहुत की फैक्टर है, जब हम सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं, और ये बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल चीज़ इसलिए कि आजकल के इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, ठीक है? और ये हमें पता है कि नहीं है, ठीक है? और जब ना नहीं कंट्रोल है, तो उसके बाद क्या चीज़ें होती हैं, वो भी हम देखते हैं। उसकी वजह से ना सिर्फ आप खुद चलें, वही बात है कि अपने ऊपर तो कंट्रोल नहीं है, तो अपनी ज़िंदगी तबाह करें, लेकिन उसके बाद इर्द-गिर्द कितनी ज़िंदगियाँ तबाह हो रही होती हैं। वो इसीलिए कि वो है ना कि क्या तुम उस शख्स को देखते हो जिसने अपनी ख्वाहिश को खुदा बना लिया है। तो वाक़ई हम अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना के ही पालते हैं, और ख्वाहिशात का मसला ये होता है कि वो जितनी भी पाली जाएँ, उनको वो उतनी ही बढ़ती हैं, ठीक है? सो हमें एक डिज़ायर जो है उसके बारे में सोचना चाहिए कि अच्छा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे अक्सर मैं अपने पेशेंट से भी डिस्कशन करती होती हूँ कि नीड्स और वांट्स में फ़र्क होता है। नीड वो चीज़ है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते। जैसे कपड़े पहनना आपकी नीड है, खाना खाना आपकी नीड है, और वांट वो है जो उससे अबव एंड बियॉन्ड है, जो उससे ज़्यादा है, ठीक है? जो आप जो है वो कहते हैं कि बस ये मेरा दिल चाह रहा है। क्यों चाहिए? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है। अब आपने आज से ज़रा नोटिस करना शुरू करना है ये चीज़ कि कितनी चीज़ें आपको असल में चाहिए, ठीक है? यानी आपकी नीड है, और कितनी चीज़ें आपकी वांट है। और आप देखेंगे कि अगर आप नीड्स पे जाना शुरू और वांट्स को ख़त्म करें, तो आधा घर आपका खाली होगा। और आपकी ज़िंदगी में जो आजकल बहुत कॉन्सेप्ट है ना मिनिमलिज़्म का, कि मिनिमल चीज़ें होनी चाहिए, मिनिमम चीज़ें खाने की भी, पहनने की भी, घर में मिनिमल चीज़ें होनी चाहिए, तो आपके दिमाग को कम क्लटर करता है, परेशान आपको कम करता है, ठीक है? तो अब इंसान वापस उसी चीज़ की तरफ आना शुरू हो गया, उनको समझ आना शुरू हो गई है कि क्योंकि देखें, आई थिंक मुझे याद नहीं एग्ज़ैक्टली कि कौन-सा टाइम था, 18वीं सदी का कोई मिथ था या कौन-सा टाइम था, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं याद, लेकिन उससे पहले ये कहा जाता था कि अगर किसी के घर में 500 से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है कि वो बहुत अमीर है। और उसके बाद जो कंज़्यूमर सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं आजकल, और ये जो पूरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और सब कुछ आया जिसने सब चीज़ों को भा लिया, अब आप देखेंगे कौन ऐसा बंदा, गरीब से गरीब बंदा होगा, उसके घर में भी अच्छी खासी चीज़ें होती हैं। मतलब वही बात है कि अगर एक पुराने ज़माने का बादशाह भी आ जाए ना और वो हमें देख ले, जिस जिस लाइफ़स्टाइल के साथ हम रहते हैं, कि पानी फ्रिज हर बंदे के घर में फ्रिज है। तो वहाँ पे तो सुराहियों में और किस चीज़ में होता था पानी, और उसके बाद फिर पंखे झला करते थे, जबकि हमारे घर में नॉन स्टॉप एसी लगे होते हैं, ना भी हो पंखे तो होते हैं, ठीक है? सो ये हम काफ़ी शाहाना अंदाज़ में रहते हैं एज़ कम्पेयर टू पुराने ज़माने के इंसान, जिनको हम समझते हैं कि वो पता नहीं उनकी बहुत ही कोई ग्लोरी थी और बहुत ज़्यादा शहंशाह किस्म के, हम उनसे ज़्यादा शहंशाह और ठाठ के साथ रहते हैं। तो और उसकी वजह क्या है? हमारी डिज़ायर, हमारी ख़्वाहिशात, कि वो एंडलेस ख़्वाहिशात हैं, ख़त्म ही नहीं होती हैं। आप कभी बाज़ार जाएँ तो देखें कि अपने आप को कंट्रोल करना कितना मुश्किल काम है। वो मतलब आपका वॉलेट खाली हो जाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है वो खाली हो जाएगा, लेकिन आपको होगा कि नहीं, ये एक और चीज़ लेनी, ये भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये भी ज़रूरत पड़ सकती है, और जब ज़रूरत होती है तो उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा होता। ठीक है? सो सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और ये सिर्फ़ चीज़ें लेने के मामले में नहीं है, या किसी भी जनरल आपकी लाइफ़ के आउटलुक के मामले में नहीं है, बल्कि ये आपकी कंट्रोल आपकी जज़्बात की फ़ॉर्म में भी मतलब वही बात है, थॉट को कैसे कंट्रोल करना है, उसके बाद जो आपके जज़्बात हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, रवैयों को कैसे कंट्रोल करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके जैसे आप सीरा से देखते हैं ना कि इवन अगर बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, दुश्मन भी सामने आ जाए, तो उसके साथ भी इतने एहसन सलूक के साथ। तो ये कैसे होता है? मतलब इसके लिए तो आपको एक एपिक लेवल का सेल्फ कंट्रोल चाहिए ना, कि आप कंट्रोल कर सकें। हम मतलब अपने
जो करीबी होते हैं लोग, ठीक है, वो है ना हदीस के मुताबिक कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ सबसे बेहतर है। आप देखें, हम घर वालों के साथ सबसे बुरे होते हैं, सबसे ज़्यादा हर्ट हम घर वालों को करते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान हम घर वालों को करते हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारा वर्स्ट किस्म का जो चेहरा होता है वो कौन देखता है? हमारे घर वाले, ठीक है? और जो सबसे बेस्ट होता है वो हम बाहर के डिस्प्ले के लिए रखते हैं, ठीक है? तो इसलिए सेल्फ कंट्रोल हर जगह ज़रूरी है, चाहे वो घर है, बाहर है, कहीं भी है, ठीक है? और ख्वाहिशात पे थोड़ा-सा कंट्रोल करना, ये सबसे पहला स्टेप है सेल्फ रेगुलेशन का। अच्छा, ट्रस्टवर्दीनेस, मेकिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ऑनेस्टी होनी बहुत ज़रूरी है। एक तो अपने साथ ऑनेस्ट हो जाएँ प्लीज़, अपने आप को धोखे मत दें कि मैं ये कर सकता मतलब मैं ये करूँगा और वो करूँगा, जो जबकि आप एक्चुअली कुछ भी नहीं कर रहे और आपको अंदर से पता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मैं आज के दिन में आधा घंटा अपना फ़ोन यूज़ करूँगा, और जब आप फ़ोन पे बैठते हैं, तो आपको पता होता है कि मैंने 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे तो नॉन स्टॉप करने हैं, या आप कहते हैं कि नहीं आज मैं 10 बजे सो जाऊँगा फ़ोन रख के, और उसके बाद आप लेकिन मैं 15 मिनट इस्तेमाल करूँगा, और 15 मिनट से 1 घंटा, 1 घंटे से डेढ़ घंटा, डेढ़ घंटे से 2 घंटे, और आपको पता ही नहीं चलता और सुबह के 4 बज रहे होते हैं, ठीक है? सो थोड़ा-सा अपने साथ भी ऑनेस्ट हो जाएँ, ज़ाहिर है इसमें एक एक एलिमेंट एडिक्शन वाला भी आता है, और ज़ाहिर है आप मतलब आपको नहीं पता कि वेयर टू स्टॉप, वो वाली चीज़ भी आती है, उसको एक वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कम से कम अपने साथ झूठ मत बोलें, अपने साथ ऑनेस्ट हो जाएँ कि ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है? मतलब अपने आप को के सामने तावीलें और दलीलें और एक्सक्यूज़ेज़ देना छोड़ दें कि मैं अगर नाकाम हूँ, तो अम्मी की वज़ह से हूँ, मैं अब्बू, आपको खुद पता होना चाहिए कि नहीं एक्चुअली अम्मी, अब्बू या जो भी एक्स-वाई-ज़ेड फैक्टर्स हैं, लेकिन मेरा अपना भी बहुत कसूर है, ठीक है? सो और इवन अगर नहीं भी है, तो तब भी मतलब असर तो मेरे ऊपर हो रहा है ना, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत है इसके बारे में, ठीक है? सो ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी ये है कि एक एक कैरेक्टर होना चाहिए एक इंसान का कि हाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब इवन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे लेते हैं, सीरा से लेते हैं कि अगर जब वो नबी नहीं भी थे, तो तब भी उनको सादिक और अमीन कहा जाता था, कि वो एक बात करते थे, मतलब वो सच बोलते थे, एवरीबॉडी न्यू, हर बंदे को पता था कि वो सच बोलते थे, या अमानत रखते थे तो उसमें ख़यानत नहीं करते थे। और इवन जनरल सोसाइटी भी अरब की, हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि जनरल भी सोसाइटी भी अरब की ऐसी थी कि अगर कोई काबा में आ गया है तो वो मामून हो गया, उसको कोई जानी दुश्मन को भी नहीं कत्ल किया जाएगा। अगर एक बंदे ने, एक बच्चे ने भी कह दिया है कि ये मेरा साथी है या मैंने इसको पनाह दे दी, तो हर बंदे के लिए लाज़मी होगा। अब ये बड़ी बेसिक ह्यूमन क्वालिटी है जो बहुत सारे दौर में, बहुत सारे टाइम्स में पहले ज़माने में रह चुकी हैं। आजकल के दौर में आप देखें कौन-सी इंटेग्रिटी और कौन-सी ऑनेस्टी, मतलब आप एक दिन एक बंदे से बात करते हैं, अगले दिन आप कहते हैं नहीं मेरा तो मतलब नहीं पूरा हो रहा तो मैं तो फ्लिप कर दूँ, कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, आपकी तो पर्सनैलिटी पे कोई हर्फ ही नहीं आया। लेकिन अपने आप को ज़रा अपने कटहरे में खड़ा करके देखें और पूछें कि ये अगर ठीक है नुकसान हो सकता था, लेकिन आपकी कम से कम इंटेग्रिटी तो कायम रहती, जो आपकी एक 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 साख होती है, क्योंकि हर बंदे को पता होता है कि नहीं ये तो एंड पे बदल जाएगा, ये कर लेगा, और बाज़ औक़ात हम बहुत करीबी लोगों को भी अपने इस तरह डिच कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, ठीक है? कि नहीं अच्छा चलो ऐसा नहीं है, ख़ैर है, चलो मैं उससे एक्सक्यूज़ कर लूँगा, लेकिन मैं अभी ये कर लेता हूँ, ठीक है? या जैसे कमिटमेंट की बात होती है, कि आपने कमिट कर दिया, ठीक है? जैसे सर साहिल कहते होते हैं ना कि अगर आपने कमिट कर दिया, तो अब आपकी जान दाँव पे लग गई है कि आपने उस कमिटमेंट को पूरी करनी है, और ये आपके मुसलमान होने का तकाज़ा है, ठीक है? तो लेकिन हम बड़े मज़े से नहीं वो असल में ये हो गया था, वो हो गया था, फलाँ मतलब ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अपनी तरफ से हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करें, अपनी इंटेग्रिटी को कायम रखें, ठीक है? अगर आपसे कोई बात की जा रही है, तो उसको वो जवाब दें, जो आपको लगता है आपके लिए ठीक है। ये नहीं कि आपके लिए कुछ और है और मेरे लिए दोगलापन नहीं होना चाहिए यानी शख्सियत में, ठीक है? सो इस चीज़ पे काम करें, और अब आप देखें ना, ये सब चीज़ें जो हम अपनी सोसाइटी में इस्लाम को देखें, जो हम इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं, और जो ये वाला इस्लाम है, जो हमें दीन सिखाता है और जो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस और साइंस भी सिखा रही है, तो कितना फ़र्क न दिखता है। ये तो आपको बंदा ही कुछ और बना देता है, और वहाँ पे जाएँ तो वहाँ पे बिल्कुल ही हाँ जी, नमाज़ें पढ़ी हुई हैं, आपने दाढ़ियाँ भी रखी हुई हैं, आपने सब कुछ किया हुआ है, लेकिन मामलात की बात आई, पैसों की बात आई, रिलेशनशिप्स की बात आई, तो आपने तबाहियाँ फेर दी हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ना सिर्फ़ मुसलमान होने का तकाज़ा है, बल्कि सेल्फ रेगुलेशन का भी तकाज़ा है, ठीक है? अच्छा, कॉन्शियसनेस का मतलब है बाज़मीर होना, ये भी उसी से रिलेटेड बात है कि अपनी जो आपकी परफ़ॉर्मेंस है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ फ़ॉल करती है।
हम बहुत दफ़ा इस चीज़ को बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम तो फलाँ फैमिली से, कभी भी इंसान को ना थोड़ा डर लगता है इस चीज़ से कि मैं अकेला हूँ। फैक्ट ये है कि हम अकेले हैं, हम अकेले आए थे, हम अकेले जाएँगे। हम फैमिलीज़ की सूरत में ज़रूर रहते हैं, हम बहन-भाई, हस्बैंड-वाइफ, माँ-बाप, ये सब चीज़ें हैं, ये सब रिश्ते हैं और ये हमारे अपने होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम अकेले हैं, क्योंकि हम जब जवाब देने जाएँगे तो अल्लाह ताला ये नहीं कहेंगे कि जी चलो चौधरी फैमिली आ जाए, इनका हिसाब-किताब इकट्ठा होगा, या फलाँ मलिक फैमिली आ जाए, ठीक है? ऐसा नहीं होगा। हर बंदे को इंडिविजुअली जवाब देना पड़ेगा, ना सिर्फ़ अपने लिए, बल्कि उन लोगों के साथ जो जिनको आप अपने समझते हैं और ज़्यादतियाँ भी कर जाते हैं और आप कहते हैं खैर है, वो खैर नहीं होती एक्चुअली, क्योंकि उसका भी अल्टीमेटली जवाब देना पड़ेगा। या जैसे अक्सर हम लोग भी यही कर रहे होते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को अपनी कमोडिटी समझ रहे होते हैं कि नहीं ये तो हमारे बच्चे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये हमारी बात ना माने या ये ना करें, ठीक है? ठीक है, सर्जिश करने की ज़रूरत है, लेकिन आप पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते ना किसी को, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल इंसान भी है, ज़ाहिर है उसकी भी कोई से होगी। इज़्ज़त-ए-नफ्स मुतासिर करते रहते हैं बार-बार उनको, कभी क्या कर रहे हैं, कभी डाँट रहे हैं, कभी कुछ। तो अम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करें, ठीक है? और आपको पता होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसका बहरहाल एक इम्पैक्ट है, ठीक है? चाहे आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर ना हो, चाहे आप बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ना हो, चाहे आप कुछ भी ना हो, इवन आप जिस घर में रह रहे हैं वहाँ पे तो आपका एक इन्फ्लुएंस है ना, और जो भी इस इन्फ्लुएंस में आता है वो आपकी रियाया होता है या एक रैयत होती है, तो आपने अपने रैयत के ज़िम्मेदार होना है, अल्टीमेटली आपको उसके लिए जवाब देना है। ना सिर्फ़ ये जवाब देना है कि आपने अपने बच्चों को नमाज़ें सिखाई, कुरान सिखाया, दीन के बेसिक्स सिखाए, अच्छा इंसान बनाया, अच्छा मुसलमान बनाया, ये तो ज़रूरी है ही। लेकिन उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आपने उनको बाकी चीज़ें, काइंडनेस सिखाई है कि नहीं है, मामलात बेहतर करने सिखाई हैं, 2 नंबरियाँ तो नहीं सिखाई, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी या अडैप्टेबिलिटी यानी कि चेंज को हैंडल करना आना चाहिए। अच्छा, असल में हम उस दौर में रहते हैं कि हाँ, मतलब एक तो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट लाइफ़स्टाइल है और दूसरा ये कि हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ें चेंज होती जाती हैं। तो अगर आप या करनी पड़ जाती हैं। अगर आप बहुत रिजिड हैं अपनी चीज़ों से कि नहीं मैं तो इसी तरीके से करूँगा, मैं तो इसके अलावा कोई और तरीका नहीं इख्तियार करूँगा या ये ही मेरा तरीका है। जैसे बहुत सारे लोग इस बात को बड़ा बैज ऑफ ऑनर के तौर पे पहनते हैं कि मैं ऐसा हूँ, पता होना चाहिए लोगों को मैं ऐसा हूँ और करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो, उनको पता होना चाहिए। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है कि आप कहेंगे नहीं मैं ऐसा ही हूँ और जो करना है तो करो। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको डिफरेंट सिनेरियोज़ में डाला ही इसलिए होता है कि आप उस सिनेरियो में उसके मुताबिक जो बेहतरीन हिकमत का तकाज़ा है या जब बेहतरीन तरीका है, उसके ऊपर काम करें। और अगर आपको पता लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में कोई शॉर्टकमिंग्स हैं जिसकी वज़ह से आप उस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर सकते, जैसे किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी के एंगर इश्यूज़ हैं, किसी के बहुत ज़्यादा वो जज़्बाती है, तो उसके ऊपर काम करें। ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि बस ये एक दफ़ा मिल गई तो बस उसी तरह लेके चलना है और उस पे कोई काम नहीं करना, उसको कब्रिस्तान भी साथ लेके जाना, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई इस बात का सवाब नहीं है कि आप जो है अपने ऊपर मेहनत ना करें, बल्कि इनफैक्ट इस चीज़ की पकड़ होगी कि जो जो चीज़ें दी गई थी या जो सलाहियतें दी गई थी, उनको कितना पॉलिश किया या उससे क्या बेहतरीन आपने अपना वर्ज़न निकाला, ठीक है? सो इसलिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो और अपने लिए काम करें। मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा प्रीची हो गई हूँ, तो मैं एक सवाल लूँगी, अगर किसी का कोई बल्कि इनोवेशन है, इनोवेशन लास्ट एस्पेक्ट है, उसके बाद फिर हम सवाल ले लेते हैं। अच्छा, वही बात कि अडैप्टेबल हों, फ्लेक्सिबल हों, थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि क्योंकि देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अब पेरेंट्स की बात है, तो लामहला तौर पे हम जिस तरह हमें पेरेंट किया गया होता है या जिस तरह हमें चीज़ें की जाती हैं, तो वो हम उसी तरीके से अपने बच्चों को कभी-कभार लाशऊरी तौर पे करना शुरू हो जाते हैं, कि नहीं ऐसा होता है, हमारे ज़माने तो ये होता था, हमारे ज़माने में तो पिटाई भी होती थी, तुम लोग तो आप एक और ज़माने में रहते थे, वो एक और ज़माने में रहते हैं, ठीक है? आप एक और ज़माने में बड़े हुए हैं, वो एक और ज़माने में बड़े होंगे, ठीक है? आपकी अपने पेरेंट्स के साथ डायनामिक एक डिफरेंट थी, मुख्तलिफ थी, उनका एक अपने पेरेंट्स का डिफरेंट तरीका है, ठीक है? सो आप उनके साथ डिस्कस भी करें और अगर थोड़ा-सा एक लाइक अगर वो आपको कोई इनपुट दे रहे हैं, तो ये नहीं कि नहीं क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, हम उनकी इनपुट नहीं लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी-कभार बच्चे भी बड़ी स्मार्ट बातें कर लेते हैं, आपको बड़ी इंटेलिजेंट किस्म की चीज़ें बता देते हैं, ठीक है? सो इसलिए थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होना सीखें, ये नहीं कि बस अब्बू जान है, तो अब्बू का यही तरीका है और बस बच्चों को पता है कि अब्बू से तो बात करना फ़ज़ूल है क्योंकि इससे ना इधर होंगे, ना 1 इंच हटेंगे, ना एक क्योंकि वो उनके अब्बूपन के खिलाफ है। तो प्लीज़ इससे थोड़ा-सा वो करें,
कोई इसमें कमाल नहीं है कि अब्बू को एक बहुत ही सख्त फिगर ही बन के रहना है, या अम्मी को जो है एक बहुत मजलूम फिगर बन के रहना है। अपने थोड़ा सा जिस दुनिया में आप रहते हैं उसके मुताबिक आपको अडेप्ट करना चाहिए, और ये हमारा दीन भी कहता है कि उसके मुताबिक है ना, कि अपने जो बच्चों की तरबियत है उस दौर के लिए करें जिनके आप उनको तैयार करें, ना कि इस उस दौर में जिसकी आपकी तरबियत हुई थी। क्योंकि जो 1980s और 90s की दुनिया में रहे हुए हैं, उनको पता है ये दुनिया बहुत मुख्तलिफ है 2024 की, और जो 2040 में होंगे उनको पता होगा कि वो दुनिया बहुत मुख्तलिफ है। तो उसके मुताबिक करें। इसका ये मतलब हरगिज भी नहीं है कि आप अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करें और आप जो है वो करें जो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, और आप कहें कि खैर है। इसका ये मतलब नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर आप ज़ाहिर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप अपनी वैल्यूज पे या कोई खास तौर पे जो दीनी अक़दार है उस पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी जिसमें आप निकाल सकते हैं गुंजाइश, और हम भी फिर भी नहीं निकाल रहे होते अपने कल्चर की वजह से, या लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। सवाल ले लेते हैं एक। तैयबा, अनम्यूटिंग यू, आप सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी 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 तैयबा। जी मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि हम जब इमोशनल इंटेलिजेंस को पढ़ रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा फोकस एंगर पे कर रहे हैं, तो आप काइंडली दूसरे इमोशंस पर भी थोड़ा सा करें। जैसे कम्युनिकेशन के टाइम पर हमें बहुत से लोगों को फियर होता है और उसी वक्त हमें वो काम करना भी पड़ता है, लाइक कम्युनिकेशन से। और दूसरा मेरा ये था कि क्या आप न्यूरो साइंस के परस्पेक्टिव से भी ईआई को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे सर साहिल करते हैं, और बिग फाइव मॉडल, एननियर्स मॉडल, इस तरह के जो मॉडल्स है क्या वो भी आप एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि एंगर पे हम इसलिए करते हैं कि एंगर बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि मैं बीइंग प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि उसके ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ों के नुकसानात नहीं होते, लेकिन उसकी विज़िबल नुकसानात बहुत ज़्यादा आपको फ्रीक्वेंटली और बहुत ज़्यादा कॉमनली नज़र आते हैं, तो उसको हमने एज़ एन इमोशन लिया हुआ है। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप खुशी को ले लें, हद से ज़्यादा खुशी हो, बहुत कम खुशी हो, वो इन इटसेल्फ एक मसला है, ठीक है? फ़ियर इन इटसेल्फ एक मसला है। फ़ियर को एक सेपरेटली भी हमें लेके देखने की ज़रूरत है, क्योंकि फ़ियर का अपना एक साइकिल होता है, एक अपना उसका ज़ाहिर है पैटर्न होता है। तो उसपे भी किया जा सकता है डेफ़िनिटली। हम जब ये छोटी-सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, हम जब मतलब मूविंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह हम फ़ियर को भी लेंगे और उसको अलग से भी देखेंगे, ठीक है? तो उसलिए परेशान नहीं हो, ठीक है? अगर कोई स्पेसिफ़िक चीज़ है फ़ियर के बारे में तो डेफ़िनिटली हम कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? और बिल्कुल फ़ियर में भी डेफ़िनिटली हमें यही करने की ज़रूरत है कि देखें कि फ़ियर का जो एक्चुअल फैक्टर्स हैं उसके पीछे वो क्या हैं? क्या वजह है? क्या ऐसा तो नहीं है कि मुझे वैसे ही अथॉरिटी फिगर से डर लगता है, या जो ऐसा कोई बड़ा बंदा है, ऐसा तो नहीं हुआ बचपन में, या मतलब ग्रोइंग अप कोई कोई टीचर्स से या कहीं से कोई डाँटें पड़ती रही हों, या हमेशा कहा हो ये तो है ही लूज़र, ये तो है ही नालायक, इस तरह की चीज़ें तो नहीं है। अंदर से एक नेगेटिव आवाज़ तो नहीं आती, सेल्फ एस्टीम के मसाइल तो नहीं है, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है देखने की ज़रूरत होती हैं, ठीक है? दूसरी बात न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें, ये जो कोर्स है ना इमोशनल इंटेलिजेंस का हमारा, ये बिल्कुल बेसिक कोर्स है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी भी साइंस नहीं पढ़ी, एंड आई अंडरस्टैंड कि सर भी उन्हीं लोगों के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन वो मतलब न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव से करते हैं, केमिकल्स को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर नाउ हम इस कोर्स में वो चीज़ें नहीं करेंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल हमारे पास, उनको बिल्कुल सिम्प्लिफाइड वर्ज़न में करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ, और अगर हमारे पास इतनी ऑडियंस हुई, इतने लोग हुए जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया कि उनको एक इसका एडवांस लेवल करना है, तो वो इंशाल्लाह हम पे डेवलप करेंगे, और उसमें फिर हम अपनी जो न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव से या बिग 5 या और जो चीज़ें वो करवाते हैं, वो ज़रूर ऐड कर लेंगे। लेकिन फॉर नाउ इसमें मैं ये चाहती हूँ कि वो बंदा जिसने कभी इमोशनल इंटेलिजेंस का लफ्ज़ भी नहीं सुना हुआ, ठीक है? उसको भी समझ आए इन इन अ वेरी प्लेन बेसिक मैनर, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्ज़न में, कि वो है क्या, या ऐसा नहीं है कि ये साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के करने के काम है, या लेमन बंदा कर नहीं सकता, या नॉर्मली आप अपनी ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं ला सकते। तो ये बेसिकली मकसद है। अगर वो जैसे सर साहिल कहते थे कि लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, तो जो अगर लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर इस क्लास में बैठा हुआ है, इस रूम में है, उसको अगर ये समझ आ जाए ना कि क्या करना है, तो समझेंगे मकसद पूरा हो गया। बाकी ये कि जो लोग जितना इल्म हासिल करना चाहते हैं बिल्कुल, और इंशाल्लाह उसमें तो कोई वो नहीं है, वो हम मज़ीद से मज़ीद करेंगे, लेकिन इस कोर्स में नहीं, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड कर दें, फिर हम आगे देखते हैं क्या सवाल वगैरह लेते हैं बाद में।
अच्छा, देखें अब ये हम फिर सीबीटी मॉडल पे आ गए। जिन लोगों को पता नहीं है, सीबीटी का मतलब होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है? इसके नाम से बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं अगर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? अगर नहीं भी इंटरेस्टेड कोई मसला नहीं है, सिर्फ़ इसमें से लेने की या देखने की बात ये है, वही बात जो हम बार-बार, बार-बार, बार-बार सेल्फ रेगुलेशन में कर रहे हैं कि एक सिचुएशन आई, कोई भी सिनेरियो आया, कोई भी कंडीशन आई, ठीक है? और उसके बाद उससे रिलेटेड आपके ज़हन में थॉट्स आ रही हैं, ठीक है? सोचें आ रही हैं कि वो सिचुएशन को आप कैसे समझ रहे हैं या आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है उस सिचुएशन के हिसाब से। यानी कुछ हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल डाँट पड़ गई या जैसे अभी उन्होंने कहा जिनसे बात हुई थी कि खौफ महसूस हुआ, ठीक है? या कोई ऐसी सिचुएशन हुई जिसको आप समझते हैं कि वो फ़ियरफुल है या जिसमें खौफ हो सकता है। तो आप कुछ हुआ, ठीक है? आपके अंदर पहला जो थॉट आई वो ये कि ये तो बहुत परेशान कुन चीज़ है, ठीक है? इमोशन आपने क्या फ़ील किया? यानी कि वो फीलिंग जो आपको उस सोच के नतीजे में आई वो ज़ाहिर इमोशन है और वो आपको खौफ की आई कि आप स्केयर्ड हो गए, आप परेशान हो गए, आप टेंशन में आ गए कि अब क्या होगा? और उसके बाद आपका एक बिहेवियर होगा, यानी कि अब आप उसके जवाब में क्या करोगे? इसकी बड़ी एक क्रूड सी एग्ज़ाम्पल ये है कि एक जगह आग लग गई, वो सिचुएशन है, थॉट उसके वो आई कि ये तो मुझे जला देगी या ये तो आग लगी है, ये तो खतरनाक है और फ़ौरन के फ़ौरन इमोशन जो है वो खौफ का आया और फ़ौरन के फ़ौरन आप वहाँ से क्या करेंगे? भाग जाएँगे, ठीक है? तो ये तो एक फ़िज़िकली करने की चीज़ है। ये फ़िज़िकली देख के करना बहुत आसान है क्योंकि हमें पता है कि अगर आग लगेगी तो हर बंदा ही कमरे से बाहर भागेगा या अल्लाह ना करे एक साँप आ जाएगा, तो हर वो बंदा जिसकी जजमेंट इंटैक्ट होगी या जो समझ सकता है चीज़ों को वो भागेगा ही करेगा। लेकिन वही बात है कि जिसका अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे हैं उनको नहीं पता, तो उनका ब्रेन पूरा डेवलप नहीं है, ठीक है? तो वो ये नहीं कर सकते या वो एक ऐसा बंदा है जो कि जो कि वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या उसका वो लर्निंग डिसेबल्ड है या उसका दिमाग कमज़ोर है बाकी लोगों के मुकाबले, हो सकता है वो इस सिचुएशन को भाँप ना सके। लेकिन जनरली लोगों को पता चल जाएगा कि क्या करना है। इसी तरह तो जैसे फिजिकल इमरजेंसीज होती हैं ना, जैसे मैंने आग लगने की एग्जांपल दी या सांप आ जाएगा तो एग्जांपल दी, ये फिजिकल इमरजेंसीज हैं, ये जिस्मानी तौर पे आपको पता है कि खतरा है। कुछ चीजें होती हैं उनको कहते हैं इमोशनल इमरजेंसी, ठीक है? इमोशनल इमरजेंसीज कहाँ होती हैं? जैसे आपको लग रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा या कोई सिचुएशन हुई और एक एक बंदा फौरन जो है वो परेशान हो गया, टेंशन में आ गया, उसको अल्लाह ना करे पैनिक अटैक हो गया या घबराहट शुरू हो गई, उसको लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, ये कुछ होने वाला है, वगैरह, वगैरह। तो लेकिन किसी भी सिचुएशन को आप डायसेक्ट करेंगे, तो आपको सबसे पहले एक सिचुएशन मिलेगी, उसकी एक सोच होगी, उसके एक बाद इमोशन होगा और इसके बाद एक बिहेवियर होगा और उसके बाद मैं जो एक उसमें ऐड खैर सीबीटी के मॉडल में इतनी ही चीज़ें हैं, लेकिन मैं उसमें जो एक चीज़ ऐड करती हूँ, वो रिफ्लेक्शन है कि लेटर ऑन बाद में आप उस पे रिफ्लेक्ट करें कि क्या हुआ था, ठीक है? कम से कम वही बात है कि उस चीज़ ने अगर आपको परेशान किया, अगर आपके इमोशंस उसमें इन्वॉल्व्ड हुए हैं, अगर आपकी इतनी हद तक साइकोलॉजिकल एनर्जी उसने ले ली है कि आप उसके टेंशन में या आपकी ज़िंदगी के डे टू डे काम मुतासिर हो रहे हैं, तो इतना तो हक बनता है कि आप रात को सोने से पहले 5 मिनट उसके बारे में सोच लें कि क्या करना चाहिए था। सिर्फ़ ये मत सोचें क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं उसके बारे में, लेकिन हम किस तरह सोच रहे होते हैं, इमोशंस में डूबे हुए सोच रहे होते हैं। ऐसा क्यों किया उसने? ये क्यों किया? ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। तो आप एक ही चीज़ को हवा देते जा रहे होते हैं, जबकि सोचना कोशिश ये होती है, सोच का मतलब यही होता है कि आप उसको एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोचें या इवन अगर आपको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, तो उस गुस्से पे फ़ोकस करें कि हाँ, ठीक है, गुस्सा तो है, लेकिन किस बात का गुस्सा है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा काम डाउन करने में भी हेल्प करेगी कि आपका जो फ़ोकस है वो उस गुस्से से उतर कर, ठीक है? क्योंकि अगर आप गुस्सा मुस्तकिल करते जाएँगे और उसको वो करते रहेंगे तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल पेट्रोल डाल रहे हैं और आग लगा रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं और आग लगा रहे हैं। इंस्टेड आप करेंगे ये क्या, आप वहाँ से या तो पेट्रोल हटा देंगे या आग हटा देंगे, ठीक है? तो आप उसको एटलीस्ट सोचेंगे कि अगर गुस्सा मुझे आ रहा है तो मुझे क्यों आ रहा है? ऐसा तो नहीं अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही बंदे को 2 लोग एक बात कहते हैं। या जैसे बच्चे को अम्मी एक बात कहती हैं और अब्बू एक बात कहते हैं। अम्मी की बात सुनकर उनको कोई टेंशन ही नहीं है, अब्बू की बात सुन के ये है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे ज़ाहिर है उनकी पर्सनैलिटीज़ हैं या जो उनके दिमाग में एक एक इमेज बना हुआ है अम्मी का या अब्बू का, ज़ाहिर है उससे रिलेटेड है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं से वो चीज़ आ रही है, वो ऑटोमैटिक वो जो दिमाग में चल रही है। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि एक ही बात जब 2 लोग कर रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ये जैसे फॉर एग्जांपल चलें अम्मी-अब्बू तो कंप्लीटली डिफरेंट वो हैं। एक ही बात एक दोस्त करती है, तो बहुत अच्छी लगती है, दूसरी दोस्त करती है तो बुरी लगती है और तीसरी करती है तो बिल्कुल बुरी नहीं लगती।
तो वो उस बात से ज़्यादा उन दोस्तों के उसके अंदर वो हैं, फैक्टर्स हैं कि आपका उनसे ताल्लुक कैसा है या आप क्या समझते हैं उनके बारे में, आपको क्या पता है कि वो कितनी मुखलिस हैं आपके साथ वगैरह-वगैरह, ठीक है? सो इसलिए हर चीज़ को डिसेक्ट करने के लिए ये मॉडल फ़ॉलो करें, बहुत आसान तरीके से, और इंशाल्लाह यू विल गेट टू नो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें आपको खुलना शुरू हो जाएँगी, आपके ऊपर गुत्थियाँ जो है ना, वो सुलझना शुरू हो जाएँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अच्छा, इसको बस क्विकली हम करेंगे। जैसे हमने कहा था पहले कि कॉग्निटिव रेगुलेशन का मतलब है कि सोच को कैसे रेगुलेट करना है। उसमें सबसे पहले सोचों को रेगुलेट करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अटेंशन अटेंशन जो है वो ज़रूरी है। उसके लिए बहुत सारी आगे हम चीज़ें देखेंगे भी, लेकिन माइंडफुलनेस एक बहुत अच्छी और ज़रूरी चीज़ है जो आजकल आजकल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, आप देखेंगे कि हम लोग इन द मोमेंट तो होते हैं लेकिन वहाँ मौजूद नहीं होते, मतलब फिज़िकली मौजूद होते हैं लेकिन इमोशनली नहीं मौजूद होते, या बाज़ औक़ात हमारा दिमाग या सोचें कहीं और जा रही होती हैं। तो एक तो थोड़ा-सा इस चीज़ को करना सीखें कि जहाँ पे आप मौजूद हैं, वो पूरी तरह हाज़िर रहें, ठीक है? और ये वही बात है कि जैसे आपको मसल बिल्ड करने की ज़रूरत होती है, इसी तरह इसकी भी प्रैक्टिस करके आहिस्ता करके इसको बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है? गोल सेटिंग एंड प्लानिंग, वो ये गोल सेटिंग यही चीज़ है कि अगर आप एक सिनेरियो लेते हैं, रात को सोने से पहले उसको सोचते हैं और सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं करूँगा, इसको इस तरह मुख्तलिफ करूँगा, चाहे वो वही चीज़ दोबारा आपसे हो रही हो। लेकिन आपने एक गोल सेट किया, ठीक है? ये बहुत आपको, आप देखते होंगे अक्सर बहुत बड़े-बड़े लफ्ज़ लगते होंगे, लेकिन अगर आप सोचें तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ़ मेहनत लगती है, थोड़ी-सी सोच लगती है, थोड़ा-सा टाइम लगता है, थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट लगती है, कि गोल सेट किया आपने कि जी मैं कल ये नहीं करूँगा, ठीक है? और प्लान कर लिया कि इस तरह दिस वुड बी द वे कि मैं बिहेव करूँगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम नहीं होगा वैसे, आप दोबारा गोल सेट करें, दोबारा प्लान करें, दोबारा गोल सेट करें, दोबारा प्लान करें। सोशल मीडिया की बात मैंने इसलिए की क्योंकि एक बहुत हद तक हमारा जो अम, मसले हैं वो मसले तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन एक बहुत हद तक हमारा जो कोपिंग मैकेनिज़्म है, या हमारा वो है, जैसे कोई टेंशन में, परेशानी में, अच्छा हम सब कंप्लेन करते हैं, हमारे पास वक़्त नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया हर एक के पास वक़्त है। जाके ट्विटर पे कमेंट्स करना, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स करना, फेसबुक पे कमेंट करना, आप देखते होंगे भरे हुए होते हैं सेक्शंस लोगों के, जो कमेंट सेक्शन है। कहाँ से आता है लोगों के पास वैसा टाइम? क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी की बाकी चीज़ों से वो टाइम बोरो करके यहाँ लगा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको सुकून मिल रहा होता है, या उनको यहाँ पे छुपने की जगह मिल रही होती है। जो मर्ज़ी कह लें, या अपना वो एंगर निकालने आए हुए हैं, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी, गुस्सा, खुशी, जो मर्ज़ी इमोशन है। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी वजह है हमारे हम कि जिसकी वजह से हमारा अटेंशन स्पैन भी कम होता है और हम अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते। तो और ज़ाहिर है हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि सोशल मीडिया ज़रूरी भी है। तो अब हमें करने की ज़रूरत ये है कि सोशल मीडिया के साथ अपने आप को कैसे रेगुलेट करना है। वैसे तो आम तौर पे अगर आप सोशल मीडिया से ऑफ हैं, तो कोई क़यामत बिल्कुल भी नहीं आ जाएगी, या कोई टेंशन की भी कोई बात नहीं है। बहुत दुनिया के बड़े-बड़े लोग जो कि बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो भी सोशल मीडिया पे नहीं है, ठीक है? तो अगर इन्फ्लुएंस सिर्फ़ सोशल मीडिया से होता, तो उनका कोई इन्फ्लुएंस ना होता, जबकि ऐसा नहीं है, और वो बहुत प्रोडक्टिव है अपनी ज़िंदगी में। तो एक तो ये बात है कि अगर ना भी है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर होना ही है आपको, तो बाउंड्रीज़ मेंटेन करना सीखें कि कहाँ पे मेरी बस होगी और कहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। हर चीज़ में बाउंड्रीज़ बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पे आजकल के दौर में, क्योंकि अगर आप, ये वही बात है ना कि अगर आप करीब जाते जाएँगे दरिया के, और बाउंड्री के पास खड़े होते, चांसेस आर कि आप उसमें बह के चले जाएँगे। तो खड़े ही ना हो, थोड़ा-सा बाउंड्री मेंटेन करें, थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करें, सो दैट आपको पता हो कि हाँ, ये मेरी लिमिट है, उससे आगे मैंने नहीं जाना। ठीक है? सो नेक्स्ट स्लाइड, मेरा ख़्याल है 2-3 चीज़ें हैं, ये मैं इकट्ठी करके उसके बाद देन विल टेक क्वेश्चंस। ओके, बिफोर मूविंग ऑन, फीडबैक जो है ना ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इन द चैट, देयर इज़ अ फीडबैक फॉर्म। यस, फीडबैक ज़रूर कर लें, उससे हमें पता चलता रहता है कि क्या-क्या हमें करने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें जो आपको फ़ायदा दे रही हैं। ओके, इमोशनल रेगुलेशन, उसके बारे में हमने काफ़ी सारी बात की। इमोशनल रेगुलेशन के लिए ज़रूरी है आपको अपनी इम्पल्सेस को, वही जो आपके अंदर एक एक अर्जेंट, इमीडिएट, एक फ़ौरन थॉट आती है कि मैंने ये करना है, ठीक है? और आप या तो वो करेंगे या वो नहीं करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा-सा पॉज़ और ब्रेक करने की ज़रूरत है कि वो कैसे करना है। कैसे करना है उसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बेसिकली यही सेल्फ रेगुलेशन है कि आपने वहाँ पे स्टॉप करना है, रुकना है, या उसको थोड़ा-सा लॉजिकली जो है वो एनालाइज़ करना है। समझना है उसको कि अगर मुझे ये चीज़ बॉदर कर रही है, या एक चीज़ पिंच कर रही है कॉन्स्टेंटली, तो क्या ये मेरा ट्रिगर है?
क्यों मुझे ट्रिगर कर रहा है बार बार, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। बाज़ औक़ात वही होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी उस्ताद ने कोई बात कह दी तो उसका गुस्सा आ रहा होता है और बहुत बंदे को परेशान करी। क्यों परेशान करी है? क्योंकि उससे वो मेमोरी ट्रिगर हो गई कि अब्बू भी बचपन में ये करते थे वगैरह। मैं ये बहुत सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं से वो आ रहा होता है। तो थोड़ा सोचेंगे ना तो फ़ायदा हो जाएगा कि उससे आपको अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा-सा कभी-कभार पेनफुल भी होता है ये चीज़ कि मतलब जब आपको अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो चीज़ तकलीफ़ भी देती है। लेकिन वो वही बात है कि कम से कम आप उस चीज़ को सेंस कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि वो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है तो फिर ज़ाहिर है आप प्रोफ़ेशनल हेल्प ले सकते हैं, किसी से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल अवॉइड कर देंगे ना, वो कहेंगे नहीं-नहीं मैंने तो डील ही नहीं करना क्योंकि तकलीफ़ होती है, तो फिर तो ये गलत बात है। जैसे वही बात है कि अगर अल्लाह ना करे एक बच्चा गिर जाता है, ठीक है? उसको टाँग फ्रैक्चर हो जाती है। वो कहेगा मैंने अस्पताल ही नहीं जाना क्योंकि अस्पताल जाके टाँग को जो जुड़वाने में टाइम लगेगा और जो पूरा प्रोसीजर होगा उसमें तकलीफ होती है तो क्या होगा? तो वो टाँग टेढ़ी जुड़ जाएगी, वो सही तरह नहीं जुड़ेगी, ठीक है? और फिर क्या होगा? फिर वो सारी ज़िंदगी की तकलीफ होगी। जबकि अगर वो थोड़ी-सी तकलीफ बर्दाश्त कर लेगा और थोड़ा-सा वो करने देगा डॉक्टर को, या अगर एक सर्जरी करने की ज़रूरत है या एक कट लगाने की ज़रूरत है, वो लगाने देगा, तो उससे लाइफ लॉन्ग आपका भला हो जाएगा। तो इसलिए ये भी तकलीफ़देह हो सकता है, लेकिन वही बात है कि करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर वो लाइफ लॉन्ग आपकी पूरी हर चीज़ में डिपेंड करती है, ठीक है? स्ट्रेस मैनेजमेंट इंशाल्लाह हम डिटेल में कवर करेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो जज़्बात हैं, मतलब आप देखते होंगे कभी-कभार ऐसा होता है कि एक बंदे से आपने बात की और वो फट पड़ा, लिटरली फट पड़ा। वो आपको मतलब आपने कहा मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी कि ये इतना फट जाए। उसकी वजह ये है कि वो स्ट्रेस उसका कंट्रोल नहीं हो रहा, और वो ज़ाहिर-सी बात है उसको एक वेंट चाहिए कि कहाँ पे मैं वेंट करूँ या कहाँ पे मैं इसको निकालूँ, और वो जैसे ही वो होता है तो ज़ाहिर है वो इमोशंस रेगुलेट नहीं होते, वो कंट्रोल में नहीं होते, वो समझ नहीं पा रहा होता, वो फट पड़ता है, ठीक है? तो इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका स्ट्रेस नहीं मैनेज होगा तब तक आपके इमोशंस रेगुलेट नहीं होते। मेंटेनिंग कंपोज़र इन डिफरेंट सिचुएशंस, ज़िंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, कुछ बहुत अच्छी भी आती हैं, कुछ बहुत अच्छी नहीं भी आती, कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड आती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि बिल्कुल आपका दिमाग घूम जाता है कि ये क्या हुआ है। लेकिन जो जो मर्ज़ी हो, एक बेसलाइन लेवल आपका कैसे मेंटेन किया जा सके। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर सिचुएशन में आपको एक बहुत स्टैंडर्ड कुछ बन के अपने आप को दिखाना है, ऐसा नहीं है। मतलब जज़्बात बिल्कुल आएँगे, परेशानी भी होगी, टेंशन भी होगी, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप सरफ़ेस पे क्या दिखाते हैं। हमेशा वो एग्ज़ाम्पल हम करते होते हैं कोट सीरा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब उनका बेटे का जो इंतकाल हुआ तो उन्होंने वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने कहा कि मतलब दुःख भी था, आँखों से आँसू भी आ रहे हैं और दिल भी गमगीन है, लेकिन हम ज़बान से कोई ऐसी बात नहीं करते जो अल्लाह ताला को नापसंद हो। इससे ज़्यादा आपको अच्छी एग्ज़ाम्पल इमोशनल रेगुलेशन की, सेल्फ रेगुलेशन की मिल सकती है कहीं? मतलब, और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई बहुत अज़ीम तरीन इंसान भी हो, इस लेवल पे सेल्फ रेगुलेशन प्रैक्टिस कर सकता हो कि मतलब आप मतलब आपको समझ भी है, आप अवेयर भी हैं और आप उसको वर्बलाइज़ भी कर रहे हैं, और आप अगली नस्लों को सिखा रहे हैं कि अगर गम आए तो कैसे ट्रीट करना है उसको, ठीक है? सो ये चीज़ है। उसके बाद टेंट्रम्स, आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जो है वही कि उसमें कैसे रेगुलेट करना है। डेफ़िनेटली वो एक बहुत बहुत डे टू डे बेसिस पे बहुत रेगुलरली हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि मसाइल भी आ रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी आ रहे हैं, परेशानियाँ भी आ रही हैं, तो उनको कैसे रेगुलेट करना है। सो ऑब्वियसली आप इमोशनल रेगुलेशन से उसको डील करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। बिहेवियर रेगुलेशन। अच्छा, बिहेवियर रेगुलेशन ज़ाहिर-सी बात है जब आप थॉट्स और फीलिंग्स के साथ वो करेंगे, ठीक है? कोरिलेट करेंगे तो अगला स्टेप है बिहेवियर। जब आपको समझ आना शुरू हो गया कि थॉट्स एक एक ये इस वज़ह से आ रही हैं और उसकी वज़ह से ये फीलिंग इसलिए डेवलप हो रही है। जब ने आपने वहाँ पे थोड़ा सोच का मटीरियल डाल दिया, जब आपने वहाँ थोड़ी मेहनत कर ली, तो ज़ाहिर है बिहेवियर भी डिफरेंट होगा। हो सकता है डिफरेंट ना हो। क्यों डिफरेंट नहीं होता? क्योंकि बाज़ औक़ात ज़ाहिर-सी बात है जिस तरह आपकी तरबियत हुई हुई है, जिस तरह आपका जिस तरीके से आप दुनिया को देखते हैं या जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं, या एक प्राइमिंग आपकी जिसे कहते हैं हुई हुई है कि मतलब इस तरह ही करना है। अगर आप 100 दफ़ा किसी चीज़ पे, किसी लड़ाई पे चीखें मारते हैं, तो ऐसा मुश्किल है कि 101वीं दफ़ा आप ना मारें, ठीक है? लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब आप उसके अंदर थोड़ी इनपुट डालना शुरू होंगे, तो वो चीज़ बेहतर होनी शुरू होगी, और नहीं हो रही, तो फिर भी अम, ढूँढने की ज़रूरत है कि क्यों नहीं हो रही, ठीक है? एक सेकंड। अच्छा। और उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं बार-बार इस पे इसीलिए आती हूँ कि
डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन एंड रेजिस्टिंग टेम्पटेशंस। आज की दुनिया टेम्पटेशंस की दुनिया है, ठीक है। हमेशा बार बार मेरे पास एक ही सवाल था, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस, प्लीज टेल अवे, प्लीज टेल अवे, प्लीज टेल अवे। और इसका एक ही जवाब है कि सबसे पहले अपने ऊपर गौर करना शुरू करें। आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट बंदा आप है, और वो उस वक्त होगा जब आप अपने इर्द गिर्द की टेम्पटेशंस को कम करेंगे, ठीक है। थोड़ा सेल्फ अवेयर होने का भी यही तरीका है, सेल्फ रेगुलेट करने का भी यही तरीका है। और उसका तरीका ये है कि आप अपने ऊपर बाउंड्रीज और रिस्ट्रिक्शंस लगाएं इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया यूज, इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब यूज, इन टर्म्स ऑफ फोन यूज, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप जब अपने आप से भागना चाहते हैं ना, तो आप फोन में घुसते हैं, आप सोशल मीडिया में जाते हैं, आप इधर जाते हैं, आप उधर जाते हैं, और बाय द टाइम आप निकलते नहीं, आप सो चुके होते हैं। और और वो चीज होल्ड पे लगी रहती है, लगी रहती है, लगी रहती है, और वो कभी सॉर्ट आउट नहीं होती, ठीक है। सो अगर आप अपने आप में पे वाकई मेहनत करना चाहते हैं, तो अपनी तरफ वापस आए, और थोड़ा सा अपनी जो ग्रेटिफिकेशन है, ये मुझे वही बात है, डिजायर वाली बात है, कि अगर डिजायर मेरी ये है कि मैं ये करूं, तो थोड़ा सा उसको होल्ड पे लगाना सीखें। और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है। रोजा है तो रोजे में भी यही काम कर रहे होते हैं कि होल्ड पे लगाएं, कि आप होल्ड करें। खाना पीना जायज चीज है, लेकिन आप वो नहीं कर रहे, तो अल्लाह ताला हमें सेल्फ कंट्रोल सिखा रहे हैं, ठीक है। नमाज एक ऐसी चीज है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कोई भी आप उठा के ले लें, हर चीज आपको सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन सिखा रही है। तो इसलिए जिंदगी में भी, और ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है आजकल के बच्चों के साथ, आजकल के दौर में, इसलिए क्योंकि हर चीज आपको फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, ठीक है। आपने कुछ करना है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, आपके पास फोन है, आपके पास लैपटॉप्स हैं, आपके पास स्क्रीन हैं, आपके पास डिलीवरी के सिस्टम्स हैं, 10,000 चीजें हैं। तो उसमें से अपने आप को निकालना, और ये चीजें आसानी जरूर देती हैं, लेकिन इक्वली ये चीजें आपको मोहताज भी बना देती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा, मतलब वही बात है कि अगर आप कोई चीज जाके खरीद के ला सकते हैं, तो प्लीज डिलीवर मत करवाएं, ठीक है। अगर आप कोई चीज होल्ड कर सकते हैं, तो होल्ड करें। अगर कोई चीज है जिस पे आपको 10 मिनट लगाने की जरूरत है, तो 3 घंटे लगाने की जरूरत नहीं है। और ये वही बात है, ये बार बार भी मैं कहती रहूं तो ये कम है, क्योंकि ये वो चीजें जिन्होंने बिल्कुल अपने शिकंजे में हमें जकड़ा हुआ है। तो जब तक हम इन चीजों से नहीं निकलेंगे, हम अपने ऊपर मेहनत नहीं कर सकते, ठीक है। कंसिस्टेंसी होना, बार बार एक ही चीज, चाहे आप 5 मिनट किताब पढ़ें, रोज पढ़ें। रोज नहीं पढ़ सकते, 2 दिन बाद पढ़ें, 2 दिन बाद नहीं पढ़ सकते, 5 दिन बाद पढ़ें। अपने आप को लीवरेज दें कि ठीक है, मैं भी एक इंसान हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मैं बार बार मुझसे गलती भी होगी, लेकिन मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे बेहतर होना है, ठीक है। सो आप अक्सर बाहर के मुल्कों में, हमारे यहाँ ज्यादा रिजिडिटी होती है, लेकिन बाहर के मुल्कों में वो देखते होंगे कि वो आपको लर्निंग के बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, कि अगर आप फुल टाइम नहीं कर सकते, आप पार्ट टाइम करें, अगर पार्ट टाइम नहीं कर सकते जाके, तो डिस्टेंट लर्निंग कर लें, लेकिन बस सीखें जरूर, ठीक है। तो आपने भी अपने आप को ये बहुत सारे ऑप्शंस देने के, अगर ये नहीं कर सकते तो ये तो कर लो, ये नहीं कर सकते ये तो कर लो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल मिनिमल पे रखें, लेकिन इसका ये मतलब है कि छोटे स्टेप से शुरू करें, कंसिस्टेंसी लाएं उसमें, आदत बनाएं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जैसे फॉर एग्जांपल, एक आदत जो बहुत जरूरी है आजकल के दौर में, जो कि मैं खुद भी उसके साथ स्ट्रगल कर रही होती हूँ, कि रात को जल्दी सोना, ठीक है। सबसे ज्यादा की है हमारे लिए रात को जल्दी सोना, जिसकी बहुत बड़ी, लाइक अगर आज के दिन में, अगर आप इस पूरी 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 जो कॉन्वर्सेशन है, या पूरी हमने जो बात की है, पूरा जो हमारा एपिसोड है, अगर आप उसे सिर्फ ये सीख लेना कि रात को जल्दी सोना है मैंने, तो मुझे लगता है कि मेरी मकसद पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी से हमारे साथ फिर क्या होता है कि वो आप या तो सोशल मीडिया इधर उधर डूब गए, और फिर आप डूब गए, और फिर आप सुबह नहीं उठ पा रहे, आप नमाज नहीं पढ़ पा रहे, उसके बाद आपका दिन लेट हो शुरू हो रहा है, फिर आपको अगले दिन नींद नहीं आ रही है, फिर आपके आधे काम रह गए हैं, फिर आपको टेंशन हो रही है, फिर आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, वगैरह वगैरह। मतलब अगर आप सिर्फ इस चीज को ही ले लेना, तो इतनी सारी चीजें। और बहरहाल हमें पता है, फजर के बाद का टाइम बरकत का टाइम होता है, आप उसमें किताब पढ़ना चाहें, आप कुरान पढ़, जो मर्जी करें आप कर सकते हैं, आपको वो थोड़ा सा गैप मिल जाता है, लेकिन आप नहीं करेंगे, तो आपको पूरे दिन में कोई ऐसा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक होमवर्क लीजिए अपने लिए, और उसके बाद मुझे नेक्स्ट टाइम बताना है कि क्या सिचुएशन हो, ठीक है। फोन ऑनलाइन शॉपिंग हमने बहुत बात कर ली इसके बारे में, मुझे नहीं लगता ज्यादा करने की जरूरत है। सवाल ले लेते हैं, फैजान, जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर किसी ने लिखे हुए चार्ट में, क्योंकि मैंने पूरी चार्ट पढ़ी नहीं है, तो वो बताइएगा, एंड देन हम बस क्विकली इसको फिनिश ऑफ करते हैं इंशाल्लाह। Okay, Ali, I'm unmuting you. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। क्वेश्चन ये है कि स्क्रीन एडिक्शन से हम अपने आप को कैसे बचाएं। होता ही है कि मैं मोबाइल से हटता हूँ तो मैं फिर टीवी देखने लग जाते हैं, तो उससे हटते हैं तो कंप्यूटर को पकड़ लेते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि जब मैं अपनी इम्पल्स को ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ
तो वो किसी न किसी तरह से वो प्रोक्रास्टिनेशन में चेंज हो जाती है, और फिर वो मतलब टाइम उस काम का एंड पहुंच जाता है और स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाती है। इन दो चीजों के बारे में थोड़ा स्क्रीन का तो ये है कि टाइम रखें स्क्रीन का। आपको पता है कि देखें, आपको पता है कि एकदम से ये चीज़ ब्रेक नहीं की जा सकती। अगर आप बिल्कुल कोल्ड टर्की चले जाएँगे ना कि अगर मैं बिल्कुल ही ख़त्म कर दूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता। और आजकल के दौर में आपको स्मार्टफ़ोन बहरहाल हर बंदे के पास ऐसे ज़रूरत भी है, ठीक है? लेकिन वो बहुत सारे तरीके हैं देखें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी ऐप्स होती हैं, उन पे लॉक्स लग जाते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स होती हैं, उनके ऊपर टाइमर्स लग जाते हैं, आप टाइमर लगा सकते हैं कि या अपना एक स्पेसिफ़िक टाइम सेट कर लें। अगर आपको पूरे दिन में याद आ रहा है कि मैंने इंस्टाग्राम देखना है, से फॉर एग्ज़ाम्पल, या यूट्यूब देखना है, तो आप रखें कि मैंने रात के आधा घंटा ये करना है, ठीक है? जब आपका वो स्पेसिफ़ाइड टाइम होगा, तो आप स्पेसिफ़ाइड टाइम में ही देख रहे होंगे। जब आपने रखा हुआ है कि मैं किसी भी वक़्त देख लूँगा, तो उसका फिर स्टॉप करने का तरीका नहीं है, ठीक है? सो एक तो ये टाइमर्स यूज़ करें, ठीक है? उसके अलावा रिवॉर्ड सिस्टम कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहें कि अगर मैंने आज के दिन में ये 1 या 2 या 3 काम कर लिए, तो उसके बाद फिर मैं ये चीज़ करूँगा या देखूँगा या व्हाट्सएवर जो भी आपको मतलब आपका वो है, ठीक है? अच्छा, जब आप वो काम कर लेंगे, तो तब ही अपने आप को अलाउ करें कि वो करना है। अगर आपने वो काम नहीं किए, तो अपने आप को अलाउ मत करें, ठीक है? थोड़ा-सा वैसे हम काइंडनेस की भी बात करते हैं, लेकिन अपने आप से ना थोड़ा हार्श होना होता है आपको। उसकी वजह ये है कि जब अपने आप से आप कमिटमेंट करते हैं और वो पूरी नहीं करते, तो वो आपको ऑटोमैटिकली फ़ील होता है कि मैं तो हुई ऐसा, मैं तो वो आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करती है चीज़। और फिर आपकी खुद एतमादी, आपका कॉन्फिडेंस, सब चीज़ें कम होता है। और फिर ज़ाहिर है उसके बाद ये वाले सारे जो जो आपका दूसरा सवाल है, प्रोक्रेस्टिनेशन आती है, फलाँ आता है, ढिमका। प्रोक्रेस्टिनेशन की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं बाय द वे। प्रोक्रेस्टिनेशन की ये वजह भी हो सकती है, आपको लगता है कि जो काम मैं 10 दिन में कर सकता हूँ, मैं 2 दिन में क्यों करूँ? प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह ये भी हो सकती है कि आप खौफ़ज़दा हैं उस काम से करने के, और आप आखिरी 2 दिन में जब सर पे आ जाती है, जब डंडा आपको नज़र आना शुरू हो जाता है, तब आप शुरू करते हैं। और या शायद वो काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या शायद आप उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। तो अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह पता चलाएँ कि आप किस वजह से नहीं करते हैं। जैसे अक्सर लोग इस बारे में स्ट्रगल करते हैं कि उनको लगता है कि यार काम बहुत परफेक्ट करना चाहिए, या तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अपनी परफेक्शन के चक्कर में वो डिले कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये है कि आप सुस्त हैं और आप काम नहीं करना चाहते हैं। उसकी वजूहात होती हैं। एक तो वजूहात फाइंड करें, ठीक है? और उन पे फिर काम करें। इसको भी आप इस तरह सिनेरियोज़ में ब्रेक डाउन करके थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स में कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल आराम से आपको समझ आ जाएगी कि क्या है, रिफ्लेक्ट करें उस पे बार-बार। अगर एक ही मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन हर रोज़ हो रही है और एक ही वजह बार-बार सामने आ रही है, तो उसका मतलब है उसकी आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि ये रीज़न है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रोज़ाना रात को लेट सो रहे हैं, रोज़ाना रात को 3 घंटे यूट्यूब देख रहे हैं, रोज़ाना रात को XYZ हो रहा है, तो इसका मतलब है लेट सोना एक मसला है। इसका मतलब है कि वो जो आपको एक्सेस उस टाइम मिल जाती है, वो नहीं मिलनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपने आप को जल्दी सुलाना पड़ेगा, इसका मतलब है आपको अपने आप को जल्दी जगाना पड़ेगा। और जब सुबह उठेंगे, तो आपको कहना है, अपने आप को बताना है कि मुझे ये और ये और ये काम करने हैं, उसके बाद मुझे रात को इतने टाइम की एक्सेस मिलेगी। तो थोड़ी पाबंदियाँ अपने ऊपर लगाएँगे, जब तक नहीं खुले छोड़ देंगे अपने आप को, तो नहीं हो सकेगा। लेकिन अम, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि एक दिन आप करें या ना हो, दूसरे दिन ना हो, तीसरे दिन ना हो, लेकिन कहीं न कहीं तो कोशिश करते रहें, हो जाएगा इंशाल्लाह। सॉरी, ठीक है? नेक्स्ट सवाल ले लें। अच्छा, चैट में एक सवाल आया कि हाउ डू वी डील विद सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन विच वी पुट सो मच एफर्ट ऑन एंड द person in front does not recognize it and the anger arises. इट डिपेंड्स, इट रियली डिपेंड्स। और इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन एज़ वेल। अगर आप चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई काम करें और कोई रिकॉग्नाइज़ करे ही उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और मेरा मकसद ये हो कि ओ माय गॉड, लोग मुझे सराहें और अप्रिशिएट करें और फलां ढिमका, तो ये तो मकसद ही गलत है, ठीक है? अगर हाँ, अगर मैं अल्लाह ताला के लिए कर रही हूँ, अगर मैं सोच रही हूँ कि जो इल्म अल्लाह ताला ने मुझे दिया है या स्किल दिया है, लोग उससे फ़ायदा उठाएँ, उनको वो मिले, वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और ये दूर तक जाए और ये सदका जारी हो, तो मेरा ख़्याल है दैट्स द राइट वे टू गो अबाउट इट। तो अगर आप वो काम किसी इंसान के लिए कर रही हैं या कर रहे हैं, और वो एप्रिशिएट नहीं करता और वो गुस्सा हो जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, जो क्योंकि देखें, जो आपकी कॉज़ होती है और जो उसका इफ़ेक्ट होता है, वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ठीक है? अगर आपकी कॉज़ ही गलत है और उसका आपको इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा जितना आपको मिलना चाहिए, तो फिर तो मसला होगा, फिर तो आप टेंस भी होंगे, स्ट्रेस भी होंगे, क्योंकि आपने जिसके लिए किया था, वो बंदा नहीं मान रहा।
तो नियत या तो अपने लिए रखें कि आप अपने लिए उसको अपने आप को बेहतर करने के लिए करें, या अल्लाह ताला के लिए रखें, ठीक है? जब नियत आपकी ठीक होगी, तो फिर इस बात से बेनियाज़ हो जाएँगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो बंदा कर रहा है या नहीं कर रहा है एप्रिशिएट, क्योंकि अगर वो नहीं भी कर रहा है तो अल्लाह ताला तो देख रहे हैं, ठीक है? सो एफ़र्ट करें, लेकिन लोगों को मुतासिर करने के लिए नहीं करें, क्योंकि अल्टीमेटली आप जिसको जितना मर्ज़ी अच्छा बड़ा इंसान समझ लें, एट द एंड ऑफ द डे हम सारे इंसान हैं, और हमारी अपनी हर बंदे की जजमेंट्स में गलतियाँ भी हैं, कोताहियाँ भी हैं, परेशानियाँ भी हैं, और आप बाज़-औक़ात इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होंगे शायद, या वो बंदा इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होगा कि आपको अप्रिशिएट करे और आपको दाद दे, या जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उतनी नहीं दे। तो इसका क्या मतलब है कि वो सारा काम नल्लिफ़ाया हो गया? अगर तो आपने उस बंदे के लिए किया था तो नल्लिफ़ाया हो गया, और अगर नहीं किया, अल्लाह ताला के लिए किया है या किसी किसी अच्छे मकसद के लिए किया है, तो फिर तो इसका मतलब है उसका अजर लिखा हुआ है, या उसका जो रिवॉर्ड है लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपको तसल्ली देगी। तो ये सिर्फ रिलीजियस पर्सपेक्टिव से मैं नहीं कह रही हूँ, ये जनरली भी कह रही हूँ कि जनरली भी जो आप काम करते हैं ना, उसके लिए भी नियत नियत इसीलिए एक कोर चीज़ है कि नियत आप साफ रखेंगे तो मसले कम होंगे। ठीक है? आई होप दैट मेक्स सेंस। यस, एक और सवाल ले लेते हैं चैट में जी। से कि हम जो पास्ट में मिस्टेक्स या गुनाह करते हैं और उन सबको फर्स्टली कैसे छोड़ सकते हैं, सेकंडली उन गुनाहों के बाद कोई भी अच्छा काम करने को दिल नहीं करता, ऐसा लगता है कि हम इस चीज़ के काबिल नहीं हैं। सो हाउ डू वी डील विद दैट? 2-3 चीज़ें। एक तो वही बात है ना कि एक नेकी दूसरी नेकी की तरफ लेके जाती है, ठीक है? और एक बुराई दूसरे बुराई की तरफ लेके जाती है, ठीक है? सो नेकी करेंगे तो वो नेकी की तरफ लीड करेगी, बुराई करेंगे तो बुराई की तरफ लीड करेगी। एक नेकी वही है कि हदीस के मुताबिक आपके दिल पे ब्लैक दाग एक धब्बा लगा देती है, और फिर करते-करते पूरा दिल ब्लैक हो जाता है, और फिर उसमें मोहर लग जाती है, ठीक है? इसका एक ही तरीका है, दुआ करें अपने लिए, ठीक है? एक बात। और होपलेस नहीं होना, होपलेस शैतान होता है, और होपलेस करता भी शैतान है कि नहीं अब तो तुम, पहले वो हमसे पता है क्या करवाते हैं? पहले वो हमसे काम करवाते हैं, बहुत सारे गलत काम, एक करवा रहा है, दूसरा करवा रहा है, ये ऑटो ऑटो पे जो हम जा रहे होते हैं ना कि नहीं ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये हो रही है, और फिर वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक गुनाह करते-करते आप बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं, और फिर जब वो हो जाते हैं आप, तो फिर क्या होता है, फिर वो कहते हैं अब तो तुम इस काबिल ही नहीं हो, अब तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ ही नहीं करेगा। नहीं, मेरा नहीं ख़्याल, क्योंकि आप ने जितने मर्ज़ी गुनाह हो, आप उस बंदे जैसे तो नहीं हो सकते जिसने 99 कत्ल किए हुए। आई एम श्योर आप में से किसी ने 99 कत्ल तो नहीं किए हुए होंगे। तो जब उस बंदे को माफ़ी मिल सकती है, तो आपको क्यों नहीं मिल सकती? तो अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है, ये अल्लाह ताला जो उम्मीद देता है, ये जो अल्लाह ताला की तौबा है, उससे कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये शैतान का बहुत बड़ा शिकंजा और बड़ा हरबा है कि दिल नहीं करता। एक तो थोड़ा-सा दिल को समझाएँ, क्योंकि नेकी करना मुश्किल काम होता है। नेकी अगर मुश्किल ना होती तो उसका रिवॉर्ड ना होता, ठीक है? बदी जो है या बुराई इज़ अ स्लिपरी स्लोप, वो बहुत आराम से आप कर लेते हैं, उसमें प्लेज़र भी बहुत होता है। नेकी इज़ अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, ठीक है? और जब वो, लेकिन आप वो जब कर लेते हैं तो आपको उसमें प्लेज़र भी ज़रूर मिलता है, ठीक है? और अगर नहीं भी मिल रहा तो रिवॉर्ड तो मिल रहा है, ठीक है? तो इसलिए अपने आप को इस सोच में ना आने दें कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वही बात कि द फैक्ट कि अल्लाह ताला ने आपकी साँस दी हुई है, वो चल रही है, आप अपने पाँव पे खड़े हुए हैं, या आप जिस भी कंडीशन में हैं, आज का दिन आप अ, मतलब दुनिया में मौजूद हैं, ठीक है? बल्कि एक और पॉडकास्ट में मैं सुन रही थी कि हर रोज़ जो है, हज़ारों लोग मरते हैं, ठीक है? हज़ारों लोग पूरी दुनिया में मरते हैं, ठीक है? और अ, मतलब वही बात है, आप अपनी ज़िंदगी में परेशान होंगे, टेंशन में होंगे, आपको लग रहा होता है इससे ज़्यादा बुरी तो ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। लेकिन उन हज़ार लोगों से पूछें, या उन हज़ारों लोगों से जो आज के दिन में मर गए, वो दुनिया का कुछ भी देने को तैयार होंगे कि मुझे एक और दिन इस दुनिया में मिल जाए, ठीक है? और वो करेंगे ये, मतलब अगर उनको मौका मिल जाए, या उनको अल्लाह ताला वो देता तो हो सकता है वो कहते कि दुनिया का सब कुछ ले लो और मुझे एक और दिन दे दो जीने के लिए, ठीक है? सो आप वो इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी आज खत्म हो गई है और कुछ भी नहीं बचा, ठीक है? आपको एक और दिन मिला है जीने के लिए और काम करने के लिए, और आप माफ़ी भी माँग सकते हैं, आप दुआ भी माँग सकते हैं, आप बेहतरी भी कर सकते हैं। आप देखते हैं, इतने सारे लोग होते हैं जो इतने गुनाहगार थे, और वो इतनी सारी नेकियाँ भी करते हैं फिर आगे जाके, ठीक है? कोई ऐसा, वो कहते हैं ना कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। तो इसलिए अल्लाह ताला की रहमत से तो मायूस नहीं हो सकते जब तक साँस है, चल रही है, ठीक है? अ, एक एक आध और सवाल ले लें। ठीक है, I'll take question from Tahrima. I'm asking you to unmute.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था, एक सिचुएशन है पर्सनल से इतनी पर्सनल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सिनेरियो सिचुएशन जो है वो है पर्सनल। वो ये है कि एक फ्रेंड है मेरी, तो लाइक समटाइम्स ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मतलब मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती हूँ उस चीज़ों से। ठीक है, तो उससे ये होता है कि जैसे वही आपने भी बताया ना कि एक इमोशनल इमरजेंसी नाफिज हो जाती है। तो एक उसमें बहुत से इमोशंस होते हैं। मतलब मैं खुद भी ना सेल्फ अवेयरनेस की बहुत सी चीज़ें सुनती भी हूँ और उसकी अपने आप को डिकोड करने की भी कोशिश करती हूँ कि मतलब मेरा ये बिहेवियर क्यों है, इसकी वजह क्या है, या मैं कौन कौन सा इमोशन फील कर रही हूँ, इसके पीछे वजह क्या है। हम्म दूसरा ये कि उसको इससे भी रिलेट करती हूँ कि चलो मैं हुस्न ज़न रखती हूँ, मे बी वो इस वजह से कर रही हूँ, मे बी उनकी परेशान थी, या कोई भी अपने आप को जो मतलब हम थोड़े बहुत देते हैं हम्म चीज़ें। बट अगेन वही चीज़ है कि जब भी फिर भी कोई ऐसा मामला होता है तो मुझे अगेन वही इमोशन ट्रिगर होता है। इवन मुझे बताते हुए भी वो चीज़ ट्रिगर फील हो रहा है। ठीक है, हम्म तो वो ये चीज़ मैं कह रही हूँ कि कहाँ हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे कि ठीक है यहाँ पे तो यहाँ तक तो हम अपने आप को, और ऑब्वियसली रिश्ता ऐसा है कुछ कि मैं उनको कतई तौर पे छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि ज़ाहिर है एक टाइम गुजरा हुआ है आपका। कुछ लोग होते हैं जो आपके लिए फॉर लाइफ टाइम चलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एक स्पेसिफिक चीज़ है इसमें कहाँ हम लाइन ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पर तक तो मैं अपने आप को हुस्न ज़न दे सकती हूँ, यहाँ तक तो मैं अपने सेल्फ जो है उसको रेगुलेट कर लूँ कि मुझे उनके इस बिहेवियर का फर्क ना पड़े। हम्म और कहाँ मैं ये लाइन करूँ कि नहीं ये बस अब इनफ है, अब मुझे मैं यहाँ पे इफेक्ट हो रही हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, अब मुझे इसको रोकना है या मुझे इस पे स्टॉप लगा देना है। तो ये कहाँ, ये वो थिन लाइन कहाँ पे कर सकते हैं। ड्रॉ होती है, बिल्कुल सही, अच्छा सवाल आपका। देखिए रेशनैलिटी के पैरामीटर पे अगर आपके सामने कंसिडर करें, थोड़ा कभी कभार सिचुएशंस को एक्सटर्नलाइज करके भी ना समझने में आसानी होती है। अगर आपके सामने वो और आप नहीं है, दो और लोग हैं, कोई भी और लोग सोच लें, जान पहचान वाले ना जान पहचान वाले, और आपके सामने वही पूरा मुकदमा चल रहा है, और आपको लग रहा है कि एज अ थर्ड पर्सन, जबकि आपके इमोशंस भी नहीं इन्वॉल्व उस चीज में, आपको लग रहा है कि नहीं अब यहाँ पे जो है वो टू मच हो गया है और ये बंदे को जवाब देना चाहिए। आई थिंक दैट्स द पॉइंट जहाँ पे आपको रिटेलिएट करने की जरूरत है, कि आप उसको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देख के समझ के, या उसको उसके जो भी लाइक वही वाली बात है ना, जैसे आप कहते हैं कि अपनी थॉट्स को आपने लेके आए, आपने उनके ऊपर पूरा हम्म मुकदमा किया कि ये जस्टिफाइड है, नहीं जस्टिफाइड है, ये जस्टिफाइड है तो क्या हम्म करना, नहीं है तो एज अ थर्ड पर्सन कोशिश करें उस चीज को कि अगर कोई और ये काम कर रहा हो तो कहाँ तक मैं कहूंगी कि हाँ यहाँ तक लीवरेज मिल सकती है और कहाँ पे जाके मुझे स्टैंड अप करने की जरूरत है। आई थिंक ये तरीका होगा वाहिद। इसके अलावा भी और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उसके, क्योंकि जब तक आप अपने आप को सिचुएशन में रखेंगी तो तब तक आप उसमें ज़ाहिर है इन्वॉल्व हैं, एक पार्टी हैं और आपके इमोशंस इन्वॉल्व हैं। जब आपके इमोशंस इन्वॉल्व हैं तो ज़ाहिर है आप रैशनल डिसीजन उस वक्त तक नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल अपना लाइक लॉजिकल नहीं कर सकती हैं। ज़ाहिर है उस वो हर डिसीजन आपका कलर्ड होगा आपके इमोशंस के साथ। ठीक है, सो हम्म डेफिनेटली ज़रूरत यह है कि आपको इम्पार्शल होकर देखें। अगर आपको लगता है आप खुद ये काम नहीं कर सकती तो आप ऐसा कोई ट्रस्ट वर्दी बंदा हो, या अगर वो नहीं है जिससे आप शेयर कर सकें, तो मे बी कोई कोई ऐसा प्रोफेशनल या कोई भी बंदा जो कि आपको उस चीज में एक हम्म न्यूट्रल ओपिनियन दे सके कि ये चीज नॉर्मल जनरल सोसाइटी में भी ये जनरल रैशनैलिटी के पैरामीटर पे ये ठीक है, लेकिन ये टू मच है। ठीक है। एग्जैक्टली। इस एक सेकंड मेरा, इसको मैं थोड़ा सा मजीद कर देती हूँ कि ये चीज़ जो आपने अभी डिस्कस की है ये मैंने की है कि मैं यानी मैंने एक थर्ड जो मेरी फ्रेंड है वो भी इक्वली मेरे लिए है, लेकिन ऑब्वियसली वो मेरे लिए उतनी ट्रिगरिंग सिचुएशन उनके साथ नहीं होती। तो मैंने उनको ये हम्म सारा सिनेरियो बताया है, उनसे पूछा है कि तुम्हारी भी दोस्तें हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज़ नॉर्मल बिहेवियर है, या फिर ये ऐसे होता है जनरली फ्रेंडशिप्स में या नहीं होता, मुझे इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए इस पे या नहीं करना चाहिए। हम्म तो वो मैंने उनसे डिस्कस करके ये पूरा एनालिसिस करके देखा है। ठीक है, और अगर नहीं है तो सा मैं- गुजरा है और नहीं, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है बहुत सिचुएशन में कि आप सही हो और वो सही ना हो, बहुत हद तक हम्म, पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर उसके और तरीके होंगे, उसको सोशल रेगुलेशन में हम आगे देखेंगे मजीद के कैसे करना है। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि सेल्फ को कैसे रेगुलेट करना है, तो ये एक अगले स्टेप का ठीक है। सवाल है, ये आप उस वक्त तक वेट करें और इंशाल्लाह जब हम करेंगे तो फिर विल डिस्कस इट फर्दर। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके ओके ओके, ओके, थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह आप सबने ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह फीडबैक अपना प्लीज़ भर दें। कोई और चीज़ है तो प्लीज़ फैज़ान आप अनाउंस कर दें, वरना हम इसको एंड करते हैं इंशाल्लाह। मैं चैट सेव करने की कोशिश कर रही थी, मुझे कोई बता सकता है चैट कैसे सेव होती है, सो दैट आई कैन
हैव अ लुक एट के कोई सवाल अगर किसी का रह गया है या आप सेव कर लें फैजान अगर आप कर सकते हैं। अच्छा, चैट आई थिंक विल बी सेव्ड विद हसन, और अच्छा ठीक, फीडबैक नो फॉर्म, प्रॉब्लम, वो मैं उनसे फीडबैक फॉर्म। ले लूंगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपका कोई अनाउंसमेंट वगैरह कर दें, देन वी कैन रैप इट अप। जज़ाकल्लाह एवरीवन। फीडबैक फॉर्म के रिलेटेड ही थी। फीडबैक फॉर्म दोबारा चैट में सेंड कर दिया गया, तो प्लीज़ फिल दैट फॉर्म, और अपने सजेशंस, अपने क्वेश्चंस उसमें जो है ना, जिनके रह गए हैं तो वो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, एक और चीज़ वो जो मैंने कहनी है वो ये कि जो होमवर्क था जो मैंने बिल्कुल एंड पे रखा था, लेकिन ये कि क्योंकि हमारी आज फिर प्रेजेंटेशन खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हमारी डिस्कशन ऑब्वियसली उस पे थोड़ी एक्सपैंड हो गई, तो आपने सेल्फ रेगुलेशन की सीरा में से 5 एग्जांपल्स ढूंढनी है, ये आपका होमवर्क है। एंड देन वो आप सबमिट करवा लें, साथ लेके आ जाएं, या हम उसको एक और रिमाइंडर भेज देंगे। लेकिन एटलीस्ट आपने ये करना है कि उसको लाजमी 5 एग्जांपल्स, क्योंकि वही बात है कि अल्टीमेटली कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस भी सिखाते हैं, सेल्फ रेगुलेशन भी। हमारे यहाँ बैठने का आईएमएस में मकसद ये है कि हम इसको दीन के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपने करनी है। अगर किसी को कोई सवाल वगैरह हो तो इसके हवाले से आप टीम से इन टच हो सकते हैं, एंड देन दे कैन गेट बैक टू मी। बट प्लीज ये जरूर देखिएगा 5 एग्जांपल्स सीरा से सेल्फ रेगुलेशन की। यस, जज़ाकल्लाह। 5 एग्जांपल्स एंड द वीडियो विल बी ऑन यूट्यूब। तो अगर ये अनाउंसमेंट कहीं पे मिस हो जाए तो आप लोग यूट्यूब पे दोबारा देख सकते हैं। Thank you so much for joining, and we will see you guys in the next session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बस।